लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यैन यहाँ पे घर जमाई बन गया था वो क्लैन की तरफ से, और वो अपने ससुर से कहता है, ससुर जी आपकी बेटी और प्रजा मेरी हुई, अब से उनकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। और लगे हाथों यहाँ पे यैन को कमांडिंग ऑफिसर भी बना दिया जाता है, जिसके बाद वो जंग लड़ने के लिए जाता है। हालांकि शुरुआत में हर किसी को यही लग रहा था कि ये बस मासूम बच्चा है जो कि पोसंपा भाई पोसंपा खेलना चाहता है, लेकिन जैसे ही यैन यहाँ पे अपने कारनामे दिखाता है तो हर किसी को यकीन हो जाता है कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। जिसके बाद यैन की भिड़ंत यहाँ पे जिकोको किंगडम के एक जनरल से हो जाती है और वो यैन के ऊपर यैन की टेक्निक से अटैक करता है। यैन भी लाइक मेरी बनाई हुई रील तुम मुझे ही भेजोगी। जिसके बाद वो इस मीम को और ज्यादा कन्वर्ट करता है और उसे दोबारा इन लोगों की तरफ फेंक के मारता है, और उसके बाद जो धमाका होता है वो कुछ ज्यादा है बेमिसाल था। सभी लोग वहाँ से उड़ जाते हैं मीन्स हमेशा के लिए उड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता वहाँ पे। यहीं पे हमारी वीडियो खत्म हुई थी और यहीं से हमारी वीडियो शुरू होती है। हम लोग जिकोको किंगडम के एम्परर और कुन को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि साले एक झटके के अंदर सब गायब हो गए, ऐसा कैसे भाई। और फिर कुन को समझ में आ जाता है कि इतने में यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए और अपने कदम को पीछे रख लेना चाहिए। इसीलिए वो सभी लोगों से कहता है कि जितने भी सोल्जर वहाँ पे हैं उन सभी से कह दो रिट्रीट कर लें और कैपिटल के अंदर है कि उसे गार्ड करें। इसके बाद अगला सीन वो निशन के बैरक्स का होता है, यानी कि जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। हम लोग यहाँ पे इसी लड़की वाले मार्शल को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि तुम लोगों का राइट मैन यहाँ पे कहा गया, यानी कि यैन। वह पे सोल्जर जनरल को बताता है कि सभी लोग सही सलामत वापस आ गए हैं। इस पे जनरल आगे से कहती है कि उसे इस बारे में पता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये किया कैसे। खैर इसके बाद पूरी आर्मी यहाँ पे सही सलामत आ गई थी और इनके साथ यहाँ पे जियांग भी आई हुई थी। सोल्जर उसे कहता है बहन तुम, लेकिन जियांग उसे कहती है कि तुम बोलती बंद रखो नहीं तुम्हारी नसबंदी करा दूंगी। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं और ये सबकी पुंगी बजाने के बाद यहाँ पे आके मछलियां पकड़ रहा था। वह फिर लोग हरामी सलाहकार को देखते हैं जो कि यान को मस्का लगाया जा रहा था, ये कहते हुए दमाजी आप तो यार एक गुड फाइटर होने के साथ साथ अच्छे फिशरमैन भी हैं, सलाह आपसे अच्छी मछली कोई भी नहीं पकड़ सकता, आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। जिसके बाद ये मक्खन पे मक्खन लगाया जाता है, इतना मक्खन लगाता है कि तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए। इसके बाद अगला सीन आर्मी मीटिंग का होता है जहाँ पे वही डिसाइड करा जाएगा कि आगे क्या करना है, लेकिन यान इस मीटिंग के अंदर नहीं आया था। इसलिए वो फीमेल जनरल आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोगों का कमांडर कहाँ पे है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया। जिसपे वो सोल्जर आगे से घबराते हुए कहता है कि हम लोगों का कमांडर पूरी आर्मी लेके फिशिंग पॉन्ड की तरफ गया है मछली पकड़ने के लिए। जिसपे जनरल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लोग यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए नहीं आए हैं, जान बचाने के लिए आए हैं सब लोगों की। और मुझे यान से कोई शिकायत नहीं है कि वो जिम्मेदार क्यों नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 14-15 साल का बच्चा ही तो है। हम लोग यान को देखते हैं जो भी मछलियां पकड़ रहा था और ये अच्छी खासी मछलियां पकड़ रहा था, बोरी भरते जा रहा था। उसी टाइम पे एक सोल्जर भागते हुए आता है और यान को बताता है कि सभी जनरल्स यहाँ पे वॉर पोस्ट मीटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, सिर्फ यान ही वहाँ पे नहीं पहुंचा है क्योंकि ये जगह बैरक्स है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर्स को ना मानना बहुत बड़ी तौहीन माना जाता है। यान के आगे से बुद्धि काम नहीं कर रहे थे, वो बस आगे से गोलियां दे रहा था। वहीं पे हरामी सलाहकार भी यान से कहता है कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन यान आगे से चुटकी बजाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे स्पिरिट सॉर्ड एम्परर आ जाता है। यान उसे कहता है कि तुम जाओगे मीटिंग के लिए। इस पर स्पिरिट सॉर्ड एम्परर आगे से कहता है जैसी आपकी मर्जी हुजूर। यान कहता है कि ये सिर्फ पोस्ट वार समरी ही है, यहाँ पे कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगला सीन कैंप का होता है जहाँ पे मीटिंग हो रही है। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट फील्ड जनरल को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि वो एक बच्चा ही तो है, हमारी बहादुर सेना के साथ में एक बच्चा भी एम्बुश को जीत सकता है। वो बहादुर सेना नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सेना थी, साले एयरप्लेन लेके घूम रहे थे वो। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि यैन आने वाला है, तो ये सभी लोग टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देख रहे थे, ये सोचते हुए कि ये मुंडा कैसा दिखता है। लेकिन तभी वहाँ से सॉर्ड स्पिरिट किंग बाहर निकलता है जो कि इन लोगों से कहता है कि मास्टर ने कहा है कि मैं यहाँ पे मीटिंग को आगे अटेंड करूँ, तो फिर बताओ भाई तुम लोग क्या कहना चाहते हो। इस पे इन सभी जनरल्स की फट जाती है कि इसने तो यहाँ पे डायरेक्ट एक स्पिरिट एम्परर को ही भेज दिया। स्पिरिट एम्परर इन लोगों से कहता है कोई भी बात है चुपचाप मुझसे कहो, मास्टर को घसीटने की जरूरत नहीं है, उन्हें यहाँ पे एंजॉय करने दो। इस पे लेफ्ट फील्ड मार्शल की आगे से चीख निकल जाती है, वो आगे से कहता है कि ये बच्चा ही है ना, कोई जादू टूना तो नहीं करता है ये। पता चले रात में लोगों के घर के आगे निम्न मुड़ से टांग के वहाँ पे कोई वसीकरण करके आ गया, ये लोग उसके जाल में फंस गए हैं। यहाँ तक कि वो फीमेल जनरल भी आगे से घबरा जाती है और ये भी कुछ कह नहीं पा रही थी। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे यान के लिए तारीफ ही करते हैं कि उसी की वजह से ये लोग ये वार जीत पाए। तो स्पिरिट किंग इन लोगों से कहता है ऐसे फालतू कामों के लिए न बुलाया करो, कोई जरूरी काम हो तो ही बुलाया करो। इसके बाद ये फीमेल जनरल भागते हुए यहाँ पे अंकल के पास जाती है और वो आगे से पूछती है कि आपने किस दरिंदे को यहाँ पे आर्मी के अंदर इन्वाइट कर लिया है, आपको पक्का यकीन है ना कि ये हमारी साइड ही खेल रहा है। इस पे अंकल आगे से कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि वो हमारा दामाद है। जिस पे फीमेल जनरल अभी भी कह रही थी कि उसके देखने से तो बिल्कुल भी दामाद नहीं लगता और ऊपर से उसके ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, पता चले वो हमारे पूरे कॉन्टिनेंट को ही उड़ा दे। और वो अंकल से कहती है कि ये चीज कभी भी यहाँ पे बहुत बड़ी अदुविधा बन सकती है, लेकिन अंकल उसे यहाँ पे धैर्य रखने को कहते हैं, ये कहते हुए कि तुम सिर्फ अपनी आर्मी को संभालो, बाकी सब चीजें हम लोग देख लेंगे। और वैसे भी यहाँ पे टैंक वैंक देख के हमारा दिमाग खराब है, ये चीजें सिंपल नहीं है, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे सब कुछ शांत हो जाएगा, इसलिए चुपचाप जाके आराम करो। लेकिन वो यहाँ पे फीमेल जनरल से उसकी कल्टीवेशन के बारे में पूछते हैं, तो ये अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताती है जो कि मिडिल हार्मनी ऑलमोस्ट पीक, ये पता नहीं भाई कहाँ से आ गया, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट। और वो पूछती है कि आपने कल्टीवेशन के बारे में क्यों पूछा, तो अंकल उसे बताते हैं कि उन्होंने बस यही पूछा क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं तो वो हेवन के अंदर नहीं जा सकते हैं, यानी कि असेंडिंग नहीं कर सकते हैं वो। और वो फीमेल जनरल से कहते हैं कि यहाँ पे अगर तुम उस बंदे के साथ
साथ अच्छी दोस्ती करते हो यानी कि यान के साथ, तो फिर शायद से वो तुम्हारी मदद कर दे हेवन के अंदर असेंड करने में। इस पे ये लड़की आगे से हैरान होकर कहती है कि इसका क्या मतलब है, क्या वो बच्चा यहाँ पे हेवन से आया है। इस पे अंकल आगे से कहते हैं कि बेशक इसमें कोई भी दो राहें नहीं है, वो हेवन से ही आया है। इसके बाद अगला सीन ईड स्टेशन का होता है, जिसको तुम एक तरीके से हॉस्पिटल ही कह सकते हो, आर्मी का। हम लोग देखते हैं कि यान मछलियां पकड़ के आता है और वो पूछता है कि ये जगह कौन सी है, तो हरामी सलाहकार उसे बताता है कि ये एड्स स्टेशन है। जब इनकी आर्मी को यहाँ पे चोटें लगती है तो वो लोग यहाँ पे हिलोने के लिए आते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल लोगों का भी इलाज हो रहा था। उसी टाइम पे यान की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि एक सोल्जर का इलाज कर रही थी। इस सोल्जर के ऊपर काफी ज्यादा खरोचे आए थे और शायद हड्डी वड्डी भी टूट गई थी, लेकिन तभी वो लड़की अपनी एल्केमी स्किल का यूज करते हुए उसके वुंड को पूरी तरीके से हील कर देती है और उसे पिल देते हुए कहती है कुछ दिनों तक आराम करोगे तो फिर पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे और ज्यादा खेलना कूदना नहीं। यानी ये देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने आज तक इससे पहले एल्केमी स्किल्स नहीं देखी थी। वो उस लड़की से पूछता है कि ये कैसा जादू टूना है, तो वो लड़की आगे से बताते हैं साले तांत्रिक नहीं डॉक्टरों में एल्केमी कहते हैं इसे। जिससे यान को एल्केमी के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है और वो उस लड़की से कहता है सिस्टर क्या तुम मुझे ये एल्केमी सिखा सकती हो। वो लड़की एक सांस में मना कर देती है और यान से कहती है नहीं, वैसे तुम कौन हो। इस पर यान के आगे से बोलती बंद हो जाती है और वो बस गालियां ही दे रहा था मन के अंदर कि ये क्या है भाई, मुझे एल्केमी के बारे में नहीं पता। और मुझे नहीं पता इस लड़की को यहाँ पे ये पता है या नहीं कि यान हेवन से है, लेकिन इसके बातों से हमें पता चलता है कि इस लड़की को पता है कि यान हेवनली रियलम से ही है और वो किसी बड़े क्लैन से है, लेकिन इसके बावजूद इस गधे को एल्केमी के बारे में नहीं पता है। वो लड़की ये कंफर्म करने के लिए यहाँ पे यान से पूछती मुझे पहले कुछ सवालों के जवाब दो जिसके बाद मैं तुम्हें एल्केमी सिखा दूंगी। वो पूछती है कि तुम हेवनली रियलम से हो ना, यान आगे से कहता है ऑफ कोर्स हो। तो वो लड़की यान से कहती है साले तो अपर रियलम से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी हेवनली रियलम के बंदे को यहाँ पे आर्ट ऑफ एल्केमी के बारे में ना पता हो। और जैसा कि हमें पता है कि यान की जिंदगी का सबसे बड़ा रोल उसका मास्टर ही है। यान आगे से कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा कि ये सब चीजें एकदम बेकार होती हैं, लो क्वालिटी के लोग इस्तेमाल करते हैं, ये लोगों के दिलों को करप्ट कर देते हैं। क्या झूठ बोला है। लेकिन इसके बाद यान उस लड़की से पूछता है ऐसा ये एल्केमी करती क्या है, तो वो लड़की आगे से बताती है कि नॉर्मल लेवल पे ये सिर्फ चोटों वोटों को ठीक करती है, लेकिन अगर तुम इसका लेवल बढ़ा दो तो ये तुम्हें इमॉर्टल बना सकती है, यहाँ तक कि इनविंसिबल भी। इस पर यान हमेशा की तरह एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये नई चीजें सीखने के लिए हमेशा एक्साइटेड ही रहता है। लेकिन हम उस लड़की की मन की बात सुनते हैं। वो आगे से कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कोई मास्टर हो इस दुनिया में जो इसे मैजिक वैजिक ना सिखाए। कैसे कि हेवनली रियलम के अंदर कोई मास्टर अपने डिसाइपल को यहाँ पे मैजिक के बारे में नहीं बताता, उसे नहीं सिखाता, उसे इमॉर्टल बनने के लिए करेज नहीं देता, बल्कि हेवनली रियलम का रूल ही है साला कि तुम्हें बड़े हो गए एक ग्रेट ताऊ बनना है, यानी कि इमॉर्टल इनविंसिबल। सिस्टर आगे से कहती है अगर मेरे पास ऐसा मास्टर होता तो फिर मैं उसे जिंदा दफन कर देती। फिर इसके बाद यान उस लड़की के पीछे पड़ जाता है ये कहते हुए कि मुझे एल्केमी सिखा दो। वो लड़की आगे से कहती है कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। यान थोड़ी देर सोचता है जिसके बाद उसकी बुद्धि जलती है और तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या देगा बदले में। हिंट दो तो यान के पास सिर्फ एक ही चीज है जिसको वो फ्री में बांट सकता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया हो। हमें यहाँ पे पता चलता है कि यान यहाँ पे इस लड़की को अपनी टेक्निक देने वाला है, वही की ड्रैगन टेक्निक। वो लड़की आगे से कहती है बेवकूफ न बनाओ, हमारी कंट्री को यहाँ पे एक टेक्निक दी गई थी और पता नहीं किस हरामी ने उसके अंदर यहाँ पे गड़बड़ कर दी। जितने भी लोगों ने उसे प्रैक्टिस किया वो साले अब यहाँ पे कल्टीवेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे तुम्हें असली टेक्निक चाहिए ऑथेंटिक वाली तो फिर तुम्हें यहाँ पे जिगोगो किंगडम की तरफ से होना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे यान यहाँ पे उस लड़के को अपनी टेक्निक दिखाता है, जिसको देख के वो आगे से हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये टेक्निक तुम्हारे पास कैसे है। यान आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि ये असली वाली है, दी ऑथेंटिक टेक्निक। वो लड़की दूर हटते हुए यान से कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, और चलो तुम्हारे सितारे गर्दिश में और तुम्हें ये मिल भी गई, लेकिन तुम्हारी उम्र में इसे तुम प्रैक्टिस और इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। यान आगे से कहता है पहली बात मुझे ये मिली नहीं, मैंने ये बनाई और ये टेक्निक ही मेरी है। और इससे पर पीछे की तरफ धमाके होते हैं जो कि टेक्निक से हुए थे और वो आगे से कहती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो यान से कहती है कि ये टेक्निक तुमने बनाई, इसका मतलब ये टेक्निक तुम्हारी है। यान आगे से कहता है ऑफ कोर्स ये मेरी है। जिस पे वो लड़की यान का कॉलर पकड़ लेती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है इसका मतलब सब चीजों की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी टेक्निक की वजह से इस रियलम के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कितने सभी चीजें यहाँ पे बर्बाद हुई है। ये सब कुछ तुम्हारी सिर्फ बेवकूफ टेक्निक की वजह से हो रहा है कि हर कोई यहाँ पे लड़ रहा है। यान आगे से कहता है ओ इसीलिए तो मुझे यहाँ पे पनिशमेंट मिली और इसीलिए तो मैं यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक कि मेरे मास्टर ने मुझ पे पाबंदी लगा दी है कि मैं कोई भी टेक्निक अब दोबारा नहीं लिख सकता हूँ। इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ पे दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इस पे वो लड़की आगे से कहती है हरामी कहीं का, पहले हम सभी को मरवा दिया, अब बता रहा है कि कुछ भी नहीं करेगा। जस्ट लाइक इंडियन लॉ, पहले पकड़ते हैं फिर कुत्तों को बेल दे देते हैं बिना किसी आधार पे। यान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, क्या मैं यहाँ पे एल्केमी सीख सकता हूँ। वो लड़की साफ मना कर देती है। तो यान उससे कहता है कि मेरे पास और भी टेक्निक है, अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूँ। वो लड़की उससे कहती है लेकिन तुम्हारे मास्टर ने तो तुम पे पाबंदी लगाई थी ना टेक्निक वेक्निक लिखने के लिए। यान आगे से कहता है लिखने के लिए लगाई थी, बोल के बताने के लिए थोड़ी ना। यहाँ तक कि मैं किसी दूसरे की भी मदद ले सकता हूँ यहाँ पे कोई टेक्निक लिखने के लिए। यहाँ तक कि मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो फिर तुम लिख सकती हो और ये हमारी की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से दुगनी स्ट्रॉन्ग होगी। वो लड़की आगे से कहती कोई जरूरत नहीं है भाई, दुनिया पहले यहाँ पे मर चुकी है, उसे और ना मारो। यान में लग तो फिर इसे चाहिए क्या। खैर इसके बाद वो लड़की यान से कहती है कि अगर तुम्हें सीखना है तो फिर तुम सीख सकते हो। यान उसे कहता है सच में क्या तुम मुझे सिखा सकती हो। तो वो
वो लड़की यान से कहती है कि मेरी सिर्फ एक कंडीशन है और तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अगर मैं कभी भी यहाँ पे असेंड करके हेवन आती हूँ यानी कि अपर रियलम में, तो फिर अगर मुझे कभी भी यहाँ पे तुम्हारी जरूरत होगी तो फिर तुम मेरी मदद करने के लिए आओगे और अपनी क्लैन की पावर इस्तेमाल करोगे मुझे बचाने के लिए। इसके बाद वो यान को अग्रीमेंट देते हुए कहती है कि इस पे अंगूठा लगा दो। यान तो भाई था एकदम मजबूर, उसे कौन दिक्कत है, वो आगे से अंगूठा लगा देता है ये कहते हुए कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। वो लड़की यान से कहती है उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने शब्दों के लिए पाबंद होगे, और वो यान से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। यान उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं बहुत जल्द ही सीख लूंगा। तो वो लड़की उसे कहती है मुझे पता है कि तुम एक तरीके की जीनियस ही हो, लेकिन एलकेमी यहाँ पे एक रात में नहीं सीखी जाती। हमें इस लड़के का नाम यहाँ पे होंग बताया जाता है और होंग यहाँ पे यान को सारे एलिमेंट्स और सब कुछ बता रहे थे कि एलकेमी कैसे काम करती है। और अथर हम लोगों को बताता है क्योंकि होंग को यहाँ पे यान के टैलेंट से डर लगता है, इसलिए उसने यान को एक भी स्पेल नहीं सिखाए। यान ने जो स्पेल सीखे उसने बाकी लोगों से सीखे, और इस तरीके से यहाँ पे यान सन की ऑफिशियल इमॉर्टल पाथ कल्टीवेशन शुरू होती है। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि चोरी छुपे इन दोनों के ऊपर नजर बनाए रखे हुए थी। ऑफकोर्स जेलिसी है, जिसके अगले सीन हम लोग यान को उसकी मौत से टक्कर लेता हुआ देखते हैं। हम लोग यान को देखते हैं और उसके सामने यहाँ पे फर्रे पड़े हुए थे। होंग यहाँ पे यान को बताती है कि इसके अंदर कम से कम 460 मिलियन हर्ब्स की मेडिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और इनको पीछे से पूरी तरीके से याद रख लो। अगर मैं एक हर्ब का नाम लूं तो फिर तुम्हें उसकी सारी प्रॉपर्टी एक जबान में बता देनी है। यान के आगे से बोलती बंद हो जाती है। 460 मिलियन सुन के वो आगे से भागते हुए कहता है कि मुझे याद है कि मुझे कुछ काम है, मैं भी वो काम करके आया। लेकिन होंग उसे पकड़ लेती है ये कहते हुए कि भागने के बारे में सोचना भी नहीं, तुम्हें ने कहा था कि तुम्हें यहाँ पे आर्ट ऑफ एल्केमी सीखनी है, इसलिए तुम आधे में गिव अप नहीं कर सकते, नहीं मेरा श्राप लगेगा। इसलिए यान को यहाँ पे मजबूरन ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है। ऑथर हम लोगों को बताता है कि अगर यहाँ पे यान के फ्यूचर डिसाइपल्स को इस बारे में पता होता कि उसके टीचर को भी इन सभी चीजों से गुजरना पड़ा है जिनसे वो गुजरे थे, तो फिर वो यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से हंसते कि वो मारे जाते। वहीं हम लोग जियान को देखते हैं और इसके पास कोई काम नहीं है, तो ये दोनों के ऊपर नजर बनाई हुई रखी है, यही सोचते हुए कि ये दोनों साले एक साथ कर क्या रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने जैसे यान के स्टूडेंट्स को यहाँ पे खेती बाड़ी करते हुए देखा था, इसलिए हम लोग यान को भी देखते हैं और ये भी यहाँ पे हल चला रहा था। और होंग यहाँ पे यान से कहती है कि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ना ही मेडिकल हर्ब को समझने की जरूरत है, बल्कि तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा कि उन्हें उगाया कैसे जाता है। इसको यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी का प्रिंसिपल कहा जाता है, इसलिए तुम्हें इसे समझना ही पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे जिकोको किंगडम ने कुछ टाइम के लिए विथड्रॉ कर लिया था, इसलिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पे पीस आ गई थी। इसके बाद अगला सीन जिकोको किंगडम का होता है, जहाँ पे हम लोग एक फिजिसियस हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग कून को देखते हैं। और इसका क्योंकि सिस्टम अपग्रेड हो गया था, तो फिर इसके पास यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आ गई थी। ये एक केमिकल बनाता है। और एक सोल्जर आगे से पूछता है डॉक्टर ये नया खिलौना क्या है, इसे आप क्या करेंगे। जिसपे कून उसे कहता है कि इसको यहाँ पे मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद वो उस केमिकल को एक सोल्जर के अंदर इंजेक्ट कर देता है और बताता है कि यहाँ पे फीवर और कोल्ड की वजह से कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इस सीरम की वजह से वो लोग यहाँ पे बच सकते हैं। और साथ ही में उसने यहाँ पे सीरम का इस्तेमाल इन लोगों की एबिलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए किया है। एक तरीके से तुम इसको यहाँ पे सुपर सोल्जर सीरम समझ सकते हो, उसकी सस्ती कॉपी। और सोल्जर जैसे यहाँ पे इस सीरम को लेता है तो उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है और वो एकदम तरोताजा फील करता है। कुन यहाँ पे उस सोल्जर से पूछता है कि तुमने इस टेक्नोलॉजी को हर किसी में बांट दिया, तो जनरल आगे से बताता है कि आपके कहने से पहले ही हम लोगों ने इसे सब में बांट दिया था। कुन आगे से कहता है बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो तुम लोग। लेकिन जनरल यहाँ पे दोबारा उसी बारे में बात करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग यहाँ पे वो किंगडम को अभी तक यहाँ पे टेक डाउन नहीं कर पाए हैं। उनका जो नया जनरल यहाँ पे आया है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि उसने बिना किसी दिक्कत के हजारों लोगों को मौत की घाट उतार दिया। यहाँ तक कि एम्बेसडर स्कॉट भी उसका कुछ भी नहीं कर पाए और लोगों की आर्मी यहाँ पे खाली हाथ दोबारा वापस आ गए। कुन आगे से कहता है कि उसे इस बारे में पहले से ही पता है और न ही उसे ये सब कुछ मैटर रखता है। वो लोग पूछते हैं कि हम लोग आगे क्या करेंगे। वहीं पे जनरल को ऐसा लग रहा था कि ये काफी ज्यादा बेवकूफ है कि इसने बेफालतू में यहाँ पे अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे दिए थे। उनसे कहता है कि माउंटेन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वो किंगडम से थोड़ा सा ऊपर है ना। इस पे जनरल आगे से बताता है कि हाँ वो लोग माउंटेन के यहाँ पे ऊपरी दौर पे रहते हैं, इसीलिए वो किंगडम यहाँ पे उनसे नीचे रहता है। इसीलिए नदी का जो बहाव है वो यहाँ पे जिकोको किंगडम से होते वो किंगडम जाता है। आसान शब्दों में इंडिया की रिवर्स पाकिस्तान में होकर जाती है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद कुन यहाँ पे कुछ हरा हरा सा लिक्विड जनरल को देते हुए कहता है कि इसे रिवर्स के अंदर डाल दो। जनरल आगे से पूछता है कि इसका क्या मतलब है और ये चीज है क्या। तो कुन आगे से कहता है कि ये महामारी है, द प्लेग। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे सीधा वो माउंटेन्स का होता है, जहाँ पे हम लोग दो सोल्जर्स को देखते हैं और ये हंसी खुशी यहाँ पे रिवर के अंदर प्लेग को मिला देते हैं, ये कहते हुए कि चलो देखते हैं कि वो किंगडम अब यहाँ पे इसे कैसे सर्वाइव करता है। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे यान का होता है। हमें पता चलता है कि यान यहाँ पे अब पूरी तरीके से एल्केमी को सीखने के लिए एकदम राजी हो चुका है। वो यहाँ पे एकदम कड़ी मेहनत कर रहा है। हर दिन वो यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर जाता है इमोर्टैलिटी हर्ब से ढूंढने के लिए। यहाँ तक कि हर्ब को रिफाइन भी करता है, प्लांट भी लगाता है और हर दिन उसका ऐसे ही बीतता है, यानी कि भाई जी तोड़ मेहनत
मेहनत कर रहा है कमर तोड़। वहीं पे वो खेती करते हुए होंग से पूछता है कि वो यहाँ पे कब तक पिल बनाना सीख लेगा। होंग उसे कहते हैं कि अभी भी बच्चे हो, थोड़ा सा और खेती करो। तो यान की भाई आंखें बाहर आ रही थी, वो यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पे इस चीज को सीख ही क्यों रहा हूँ, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स। लेकिन हम लोग जियांग को देखते हैं और वो इनका पीछा अभी भी नहीं छोड़े, उनसे चिपकी हुई एकदम लगातार, और मन के अंदर वो होंग को गाली ही दे रही थी कि साला प्रिंसेस मैं हूँ यहाँ पे, ये इसके साथ क्यों चिपकी हुई है। वहीं पे होंग यान से कहते हैं कि यहाँ पे तुम एल्केमी जल्दबाजी से नहीं सीखते, यहाँ पे तुम्हें हर एक सही समय पे सही कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पे एल्केमिस्ट बन पाओगे। इसके बाद वो यान से कहते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे हर्बल बाथ लेंगे, यानी कि वही जड़ी बूटों को पानी में डुबा के नहाना, जिससे यहाँ पे यान की बॉडी भी रिफाइन होगी और वो खुद को ट्रेन कर पाएगा। और हम लोगों को बताता है कि ये सो कॉल्ड मेडिकल बात यहाँ पे सिर्फ बॉडी को रिफाइन करने के लिए ही किया जाता है, अच्छे बहुत आराम के लिए और हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कल्टीवेशन को इनहेंस करने के लिए। हम लोग जियांग को देखते हैं और यहाँ पे भी आ गए थे, आगे से चिल्लाते हुए कहती है मेडिकल बात, ये सच नहीं हो सकता माँ, ये सच नहीं हो सकता। होंग से कहते हैं कि सभी प्लांट्स को यहाँ पे सरफेस के ऊपर मिला दो जिससे मेडिकल बात रेडी हो जाए, नहीं तो तुम यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यान बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो मेडिकल बात को रेडी कर देता है। वहीं पे यान इतनी समय होंग को मास्टर कह के बुला रहा था, तो होंग उसे कहते हैं कि मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो रिलेशनशिप वो यहाँ पे सिर्फ लेनी देनी भी टिका हुआ है, मैं तुम्हें अल्केमी सिखाती हूँ और तुम मुझे अपनी टेक्निक से, बस इतना ही। जिसके बाद होंग अपने कपड़े उतारता है तो यान घबरा के वहां से भागने लगता है, ये कहते हुए कि मैं अभी आया। होंग उसे रोकते हैं ये कहते हुए कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो यान आगे से बताता है कि उसे यहाँ पे जियांग यानी कि प्रिंसेस ने कहा है कि उसे दूसरी लड़कियों के ऊपर नजर नहीं डालनी चाहिए, खासकर जब वो नहा रही हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे एकदम सजा दी जाएगा और तुम्हें डुबा के मार दिया जाएगा। होंग उसे कहती है ऐसा लगता है किसी ने तुम्हें यहाँ पे पप्पू बनाया है, अभी तुम बच्चे ही हो मेरे सामने, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ये इशारा करते हुए कहता है सच में। तो होंग उसके कपड़े उतार के उसे पानी में फेंक देती है, ये कहते हुए कि तुम बच्चे हो मेरे सामने, दूध पीते वो भी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ क्या ही कर सकते हो। इसके बाद वो भी अपने कपड़े उतारती है और पानी के अंदर जाती है और यान उसे देख के शर्मा जाता है। हम लोग जियांग को देखते हैं जो आगे से चिल्लाने लगती है, ये कहते हुए ये ठीक नहीं है, ये एकदम ठीक नहीं है, तुम हारम नहीं से कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, ये कॉमेडी मानवा है एकदम, नहीं 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 ऑथर बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे होंग यान से पूछती है कि मैं खूबसूरत हूँ, यही हमारा हथियार और हमारी ब्यूटी होती है। वहीं पे यान की आगे से बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कह पाता, बस इतना कहने कि मैं समझ गया भाई, मुझे जाने दो बस यहाँ से। लेकिन होंग उसे नहीं जाने देने वाली थी, वो भी बात के अंदर उधर जाती है। तो इधर हम लोग जियांग को देखते हैं जो आगे से कपड़ा चबाने लगती है, ये कहते हुए कि ये नहीं होना था, ये कैसा हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो रहा है यहाँ पे। होंग पानी के अंदर बैठ जाती है और वो यहाँ पे यान को बताने लगती है कि इस बात को रेडी करते समय यहाँ पे तुम्हें सिर्फ हर्ब्स का ही नहीं बल्कि टेम्परेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। यान बस कह ही रहा था कि हाँ हाँ ठीक है, और ये दूसरी तरफ ही देख रहा है, ये होंग की तरफ देख भी नहीं रहा शर्माहट की वजह से। लेकिन उसी टाइम पे होंग को यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है, वो आगे से कहती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल हर्ब्स का जो इफेक्ट था वो उसकी बॉडी के ऊपर हो रहा था, लेकिन होंग की जो कल्टीवेशन थी वो काफी ज्यादा हाई थी, उसके हिसाब से ये हर्ब उसकी बॉडी के ऊपर अब और ज्यादा काम नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हर्ब यहाँ पे काम कर रहे थे। इसके बाद वो यान की तरफ देखते और उसे पूछते कि तुमने इसमें क्या क्या मिलाया है। यान आगे से बताता है कि उसने यहाँ पे काफी ज्यादा पोटेंट पॉइजन्स को मिलाया है, उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो होंग की कल्टीवेशन है वो कुछ ज्यादा ही हाई है, इसीलिए अगर वो यहाँ पे पॉइजन्स का परसेंटेज बढ़ा देगा तो ये उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। होंग यहाँ पे यान की बातों को काफी अच्छे से समझ जाती है। इसके बाद वो यान से कहती है कि तुम कल से पिल बना सकते हो। इस पे यान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे से खुशी के मारे उछलने लगता है, ये कहते हुए कि आखिरकार उसे यहाँ पे पिल बनाने को मिल रहा है। वहीं पे होंग को समझ में आ जाता है कि यान अब पूरी तरीके से एबनॉर्मल बन चुका है। पहले उसे लगता था कि वो सिर्फ स्ट्रेंथ के मामले में ही अजीबोगरीब है, लेकिन अब यहाँ पे उसका ये अजीबोगरीबपना उसके स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर डाल रहा है, यानी कि थिंकिंग के ऊपर। और वो यान से पूछती है कि तुम जैसा इतना अजीबोगरीब इंसान इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी कैसे कर सकता है, साला तो तुम्हें इरेज ही कर देना चाहिए था तुरंत ही, तुम तो साला गॉड्स को भी टक्कर दे दो। इस पे यान आगे से हंसने लगता है और उसी के पीछे हम लोग जियांग को देखते हैं, ये भी अपना कपड़ा ही चबाए जा रही। फिर इसके बाद होंग को यहाँ पे कुछ अजीब सा सोचता है, जिसके बाद वो यान को अपनी तरफ बुलाती है, ये कहते हुए इधर आओ तुम जरा। यान उसके पास जाता है तो होंग उसे अपने पास ही बैठा लेती है। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं और जब वो दिखती है तो वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये करीबी मामला हो रहा है, अब ये ज्यादा हो रहा है, और थारा इसे डिलीट करो, नहीं मैं मामा बहन पे आ जाऊंगी मैं। लेकिन होंग यहाँ पे यान की चंपी करते हुए बताती है कि उन लोगों ने जो पिछली बार एम्बुश अटैक किया था तो उन्हें समझ में आ चुका है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वो तुम्हारी पावर से डरते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे अभी अपने घर वापस जा चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पे कभी भी नहीं सुधरेंगे। जिकोको किंगडम हम लोगों से यहाँ पे कई सालों से लड़ाई करते हुए आ रहा है, तुम्हारे आने से पहले भी। कई सालों का मतलब यहाँ पे हजारों लाखों सालों है, बाय द वे बता दूं मैं तुम्हें। और जिकोको किंगडम ने इन लोगों को बहुत ही बार मारा है। जिस विलेज के अंदर यहाँ पे होंग पली बड़ी थी उसको भी यहाँ पे जिकोको किंगडम ने मार दिया था, मास्कर मचा दिया था वहाँ पे। इसलिए जब वो बड़ी हुई तो फिर उसने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा, इसी बहाने की कम से कम वो यहाँ पे कभी तो यहाँ पे जीत को हासिल कर पाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा होने के बाद उसने बहुत जल्द ही यहाँ पे जीत के ऊपर गिव अप कर दिया। लेकिन यान के आने के बाद यहाँ पे उसका सपना सच हो चुका और वो यान को यहाँ पे शुक्रिया कहना चाहती है। यान आगे से कहता है कोई बात नहीं है, मुझे जो करना था मैंने वो किया, आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स। लेकिन होंग यहाँ पे यान को शुक्रिया कहती है, वो भी सिंसियरिटी के साथ में। इसे तो यान भी हैरान हो जाता है कि इसे अचानक से क्या हुआ। लेकिन हम लोग जियांग को देखते हैं, अब इससे बिल्कुल भी सबर नहीं होता, ये पत्थर उठा के लोगों के ऊपर मार देती है, बस निशाना नहीं लगता।
लेकिन इससे इन लोगों का ध्यान भटक जाता है। लेकिन जब तक वो लोग यहाँ पे जियांग को देखती है तब तक वहां से भाग लेती है, वो भी बुगाटी की स्पीड से। जियांग आगे से हैरान होकर कहता है कि ये कौन सी आवाज थी भाई, मुझे बस की आवाज आई, बंदर बंदर था क्या ये। लेकिन तभी यान की बोलती यहाँ पे दोबारा बंद हो जाती है और हांग उसे कहती है कि सुनो, कल तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एलेक्सियर यहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि पिल्स। इसके बाद वो कपड़े पहनती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे बैरक्स का होता है, जहाँ पे खाना पकाया जा रहा था। वॉर को हुए 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से दोबारा लड़ाई नहीं हुई, इसीलिए ये लोग यहाँ पे पीस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे ये लोग लाम्बा, पोर्क, रैबिट सब कुछ पका रहे थे। भाई पता नहीं क्या है, मैंने आज तक ये सब ट्राई नहीं किया, ऑफ कोर्स करूंगा भी नहीं। और ऊपर से ये बताओ भाई खरगोश कौन खाता है यार, उनमें तो मीट भी ना निकले। खैर एक भुक्कड़ यहाँ पे कटोरा लेके खड़ा हो गया था, लेकिन इनको उसके सर के ऊपर मारते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे जनरल्स को पहले खाना मिलेगा, वो लोग थके हुए हैं। फिर इसके बाद जनरल्स को यहाँ पे सर्व किया जाता है और वो लोग दबा के ठूस रहे थे। इसके बाद हम लोग दोबारा हरामी सलाहकार को देखते हैं, ये अभी यहाँ पे स्पाई का काम कर रहा है, इसे पकड़ा नहीं गया, पता नहीं क्यों। ये यहाँ पे जेको के किंगडम के जनरल को बताता है, हाँ मैंने देख लिया, ये लोग यहाँ पे दबा के पेड़ ले, एकदम मतलब दावत चल रही है यहाँ पे, भंडारा समझ लो तुम एक तरीके से। जनरल आगे से कहता है कि उनके ऊपर कड़ी नजर बनाए रखो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस पे कुछ जनरल से कहता है, उससे कह दो जरा कैमरा ऑन कर दे, मैं वहाँ पे उन लोगों का लाइव रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि कैसे वो लोग यहाँ पे मीठी खीर खा के मरते हैं। मैं उन्हें बस यहाँ पे भानु प्रताप स्टाइल में मरते हुए देखना चाहता हूँ। सिरवंश में इतनी बार देख लिया साला IMAX के ऊपर कि भाई स्क्रिप्ट याद हो गई है मुझे उनकी। जिस पे एम्परर भी आगे से एक्साइटेड हो जाता है, ये कहते हुए कि हाँ उसे कहो जरा टीवी ऑन करे भाई, हमें यहाँ पे जीत देखनी है अपनी। इस पे हरामी सलाहकार आगे से कहता है जैसी आपकी मर्जी हुजूर। जिसके बाद वो कैमरा ऑन करने ही वाला था कि उससे पहले ही यहाँ पे यैन आ जाता है, जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो इसकी फटके चार हो जाती है और आगे से कहता है कि बस मैं यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप यहाँ पे डिनर के लिए आएंगे। हरामी सलाहकार यहाँ पे यैन से कहता है कि खाना बना है आपके लिए, एकदम मस्त गोश्त बना है, जाइए जाके एंजॉय करिए। यैन आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हरामी सलाहकार से कहता है कि उसने ये सुना है कि यहाँ का लोकल फूड सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। इस पे हरामी सलाहकार उसे कहता है हाँ हाँ। तो फोन से ये लोग ये सारी बातें सुन रहे थे। जनरल आगे से कहता है कि ये वही बंदा है जिसने हमारी पुंगी बजा के रखी है। और कुन आगे से कहता है कि ये तो भाई बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, ये बस एक बच्चा ही है, वो भी 12 साल का। इसको यहाँ पे 40 रुपए वाला किंडर जॉय लाके दे दो तो बौखला जाएगा, पागल ही हो जाएगा। एम्परर के आगे से फटके चार हो जाती है कि एक बच्चे ने यहाँ पे इनकी पुंगी बजा के रखी है, पूरी आर्मी को इसने खरीद दिया, वो भी अकेले। पूरे 2 लाख सोल्जर्स को इसने अकेले यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया, ये चीज बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। जिस पे जनरल आगे से बताता है कि ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे जनरल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, इसने पूरी आर्मी यहाँ पे स्टैंड बाई मोड में डाली है, यानी कि जैसे ही ऑर्डर मिलेगा ये तैसे ही चढ़ाई कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे महामारी फैलेगी तो ये लोग पूरी तरीके से एकदम आगे बढ़ेंगे और उनकी पूरी वाइटल फोर्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि जनरल्स को। इस पे कुन से कहता है कि प्लान बढ़िया है, बस एक बार हमें जीत दिला तो हम लोग बौखला जाएंगे आगे से। और वो इन लोगों से कहता है अगर प्लान इतना ही बढ़िया है तो फिर हम लोग यहाँ पे पूरी आर्मी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी आर्मी का। हम लोगों को यहाँ पे वो किंगडम को पूरी तरीके से एक मॉडर्न वर्ल्ड में बदलना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि उस बच्चे यानी कि यैन के पास कोई ट्रम्प कार्ड होगा, इसीलिए प्लेग यहाँ पे जैसे ही शुरू होगा तो हम लोग यहाँ पे जीत मचा देंगे और वही हमारा सिर्फ आखिरी मोहरा है। जैसे यहाँ पे वो किंगडम के सभी लोग मारे जाएंगे तो फिर उसे जिंदा रखना किसी काम का नहीं है, इसलिए उसे भी मार देना। जिसपे ये सभी सोल्जर्स आगे से कहते हैं जब हुजूर साहिब आपके कहने पे तो हम तो दुनिया जला देंगे, ये साला किंगडम छोटी सी क्या चीज है। इधर हम लोग हरामी सलाहकार को देखते हैं जो कि आगे से कहता है हुजूर इन लोगों ने अपनी तशरीफ यहाँ पे कुर्सी पे टिका दी और भोजन को ग्रहण करने ही वाले हैं। हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पे होंग भी आई हुई थी, शायद से वो भी एक जनरल है, वो कोई मेडिकल टीम से जनरल वनरल होगी। यू नो दैट मेडिकल टीम भी बहुत ज्यादा मायने रखती है आर्मी के अंदर। खैर अंकल इन लोगों से कहते हैं कि काफी टाइम बाद हम लोगों को यहाँ पे सुकून का मौका मिला है, इसलिए पूरी तरीके से हम लोग इस दावत को एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम लोग लेफ्ट फील्ड जनरल को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि जो यहाँ पे फिश यान की आर्मी ने पकड़ी है वो पूरी तरीके से बेकार है, ज्यादा मजा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे एक बाइट लेता है तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, इसका सर टेबल के ऊपर धड़ाम से गिरता है। साइड से जनरल आगे से कहता है जनरल आप सिर्फ एक बाइट लेके ये बेहोश कैसे हो सकते हैं, लेकिन अगले पल वो भी नीचे गिर जाता है, ये कहते हुए सिर्फ एक बाइट। ये लोग भी हैरान हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। ये भाई खाया पिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि महामारी पानी के अंदर मिली है और ये लोग पानी भी रिवर से ही ले रहे हैं, तो यू नो यू स्मार्ट गाइज यार। हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों हैरान ही हो रहे थे कि ये बेहोश कैसे हो गए, लेकिन अगले पल इन्हें बहुत जबरदस्त दर्द होता है। और क्योंकि इन दोनों की कल्टीवेशन यहाँ पे हाई है और ये कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए इन लोगों का यहाँ पे सिर्फ पेट ही दर्द हो रहा था, वो भी बहुत ज्यादा जोर से, जस्ट लाइक पथरी वाला पेन कि मूद भी ना पाओ चल भी ना पाओ। लेकिन हम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पॉइजन कैसे हो सकता है। वो तो यहाँ पे कल्टीवेटर है लेकिन इसके बावजूद पॉइजन उसके ऊपर असर कर रहा है और एक अल्केमिस्ट होने के नाते उसे यहाँ पे सारे पॉइजन की जानकारी थी, लेकिन वो इस वाले पॉइजन का पता नहीं लगा पा रही थी इसका रूट कॉज क्या है। उसे बस यही लगता है कि ये पोटेंट पॉइजन यानी कि एकदम अतिशील शक्तिशाली पॉइजन जहर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हर कोई एक के बाद एक विकेट गिरती ही जाती है, लेकिन हम लोग यान को देखते हैं और यू नो ही जस्ट बिल्ड डिफरेंट। भाई सब कुछ पेल गया लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ, खरोच तक नहीं है इसके पेट के ऊपर। इसके बाद अगला सीन बाहर का होता है, हम लोग बाहर के सोल्जर्स को देखते हैं और ये लोग भी पूरी तरीके से घायल थे, इनके ऊपर भी पॉइजन का असर हो गया था। जियांग जब यहाँ पे आती है तो वो इन लोगों को दर्द में एकदम चर्राते हुए
देखती है, इनसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो लोग मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि पास नहाना ये एक तरीके की महामारी हो सकती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि जहर खाने के अंदर पॉइजन है, इसलिए वो भागते हुए कैंप के अंदर जाते हैं और सभी लोगों से कहती है कि खाना ना खाना, वो जहरीला है। लेकिन जब वो अंदर आती है तो फिर हम लोग हरामी सलाहकार को देखते हैं जो कि यान के मुंह के अंदर खाना ठूसते हुए जा रहा था। ये कहते हुए कि खाना वेस्ट नहीं करते, इसने पता नहीं कितनी प्लेट यान को पिला दी थी, लेकिन भाई को कुछ नहीं हुआ। भाई का पाचन तंत्र अलग ही लेवल है, वो यहाँ पे पॉइजन को प्रोटीन के अंदर चेंज कर दे रहा है। यहाँ तक कि जियांग भी देख के हैरान हो जाती है कि ये मेरा बंदा भाई, मेरा पति तजा स्ट्रॉन्ग कैसे है भाई, ये पॉइजन को प्रोटीन के अंदर चेंज कर रहा है, इसे कुछ हुआ क्यों नहीं अभी तक। यहाँ तक कि ये लोग भी आगे से हैरान हो जाते हैं कि ये किस मिट्टी का बना है भाई, इतना जहरीला पॉइजन है, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा। यान आगे से घातक लाइट मारता है, ये कहते हैं डिलीशियस और लो। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे होंग की तरफ देखते हैं और जियांग आगे से कहते हैं कि हरामी सलाहकार को पकड़ो, वो एक नंबर का स्पाई है, हमारे ऊपर नजर रख रहा है। तो यान हरामी सलाहकार को पकड़ता है और उसका मुंह पकड़ के नीचे दबा देता है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि भांडा फूट गया हमारा। इसके बाद एम्परर कुन से पूछता है कि हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर तो जहर का असर ही नहीं हो रहा। वहीं पे जनरल भी आगे से कह देता है कि कुन भाई साहब, हमें ऐसा लगता है कि हमें उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, हमारी बुंड भी टूट सकती है। लेकिन कुन भाई टिका हुआ, इसे बस अपना गोल दिखाई दे रहा है। वो आगे से कहता है घबराओ नहीं, जैसा प्लान किया था वैसे ही अटैक करते रहो, जीत हमारी मुट्ठी में ही है। ये बस एक छोटा सा कमीना है, इसको तुम मेरे हवाले छोड़ दो, जीत हमारी मुट्ठी में ही गिरेगी। और अपनी पूरी वाइटल फोर्स को कह दो कि आज हमें यहाँ पे मौत का नंगा नाच करना है, जो भी दिखाई दे बस गोली मार दो, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइटर जेट्स, टैंक्स, सब मशीन गन्स, प्लेयर, वॉकी टॉकी सबको देखते हैं। ये पूरी तरीके से भाई हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, ये कहते हुए ठंडी बियर गर्म है, जो रुकेगा उसके ऊपर शर्म है। हम लोग हरामी सलाहकार को देखते हैं जो पूरी तरीके से मार खा के जमीन पे पड़ा हुआ था। वह पे यान जियांग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो जियांग उसे कहती है ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ इतना ज्यादा पॉइजन पीने के बाद भी तुम ठीक कैसे हो, क्या तुम्हारा शरीर फौलाद का बना हुआ है कि कुछ होता ही नहीं, चाहे कुचल दो, रगड़ दो, घिस दो, कुछ होता ही नहीं तुम्हें। या नगे से कहता है ये तो अच्छी न्यूज है ना। उसी टाइम पे होंग उठती है और उन लोगों से कहती है कि यार तुम लोग मेरे ऊपर ध्यान दो, बातें तुम लोग बाद में बोल लेना। तो ये लोग होंग के ऊपर ध्यान देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। तो होंग आगे से बताती है कि उन सभी लोगों को यहाँ पे पॉइजन दे दिया है और इस करतूत के पीछे बेशक जिकोको किंगडम का ही हाथ होगा, वो लोग पक्का यहाँ पे अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। इसके बाद वो अपने पास से एक रिंग बाहर निकालते जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे एंटीटोड थे जो कि लार्ज मात्रा में थे। इनका इस्तेमाल वो लोग यहाँ पे सोल्जर्स को देने के लिए कर सकते हैं। ये लोग कल्टीवेटर्स, इसलिए पॉइजन का असर इनके ऊपर बहुत धीरे धीरे पड़ेगा और ये लोग कहीं न जाके पॉइजन को सप्रेस कर देंगे। लेकिन सोल्जर्स के साथ ऐसा केस नहीं है। सोल्जर्स के पास उनकी वाइफ है, फैमिलीज और उनके बेटे हैं, वो लोग उन्हें खोना नहीं चाहेंगे। हम उन लोगों से कहते हैं कि एंटीडोट तुम लोग सोल्जर्स में बांटो, तब तक मैं एक नया एंटीडोट बनाने के बारे में सोचता हूँ। और वो यान से कहती है कि तब तक तुम यहाँ पे जिकोको किंगडम की आर्मी को रोकने के बारे में सोचो। और वो रिक्वेस्ट करती है कि यान से कि यान उनकी दोबारा मदद करे। यान इस पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है कि कोई इसे रिक्वेस्ट करता है और वो इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद यहाँ पे होंग की रिंग के अंदर से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एंटीडोट को बाहर निकाला जाता है और उन्हें सोल्जर्स के अंदर बांटा जाता है। लेकिन उसी टाइम पे एक सोल्जर को दिखाई देता है कि वो लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो वो आगे से भोंपू बजा देता है जो एनिमीज के अटैक करने पे बजाया जाता है। अगले सीन में हम लोग फाइटर जेट्स को देखते हैं जो कि हमला करने के लिए निकल चुके थे और ये लोग काफी जल्दी इन लोगों तक पहुंच चुके थे। जियांग आगे से कहती है कि यार ये लोग बहुत जल्दी आ गए, हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे पूरी तरीके से एंटीडोट को भी नहीं बांटा है। जियांग यान से पूछती है क्या तुम पूरी आर्मी को अकेले यहाँ पे हैंडल करने वाले हो खुद के दम पे। यान आगे से कहता है हाँ कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। हम लोग इन फाइटर जेट्स को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि ये वही बंदा है ना, वो किंगडम का मिलिट्री एडवाइजर कह रहा था कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं कि ये हमें कैसे रोकता है। जिसके बाद ये कहते हैं कि बैटल के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग मिसाइल दागना शुरू कर देते हैं। हम लोग यान को देखते हैं और ये आगे से यहाँ पे मल्टीफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपना एक जोड़ीदार बना लेता है और उससे कहता है जाओ जाके उन्हें मार दो और उन्हें अच्छे से मारना, कम से कम स्वर्ग चले जाए। इसके बाद यान का जो क्लोन था वो उड़ते हुए फाइटर जेट्स की तरफ चला जाता है उनसे पंगा लेने के लिए और उसी के नीचे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि चीख उठती है, पता नहीं इतना क्यों चीख रही है। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा था, सॉरी यान का क्लोन। वहीं पे वो तुरंत फाइटर जेट्स के सामने जाता है और वहीं पे उनके ऊपर धड़ाम से घुसा मारता है और झटके के अंदर ही पूरा फाइटर जेट डिस्ट्रॉयड। हम लोग कुन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था। वहीं पे जनरल कुन से पूछता है कि वॉर शुरू हो चुकी है, वो लोग क्या करेंगे। तो कुन आगे से कहता है कि हम लोग यहाँ पे प्लान के साथ चिपके रहेंगे और लगातार अटैक करते रहेंगे। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि क्लोन को देख के हैरान हो जाती है और वो यान से पूछती है कि तुम सिर्फ एक ही जोड़ीदार भेजोगे क्या उन लोगों से निपटने के लिए। यान आगे से कहता है कि एक ही काफी है, 2 भेज दूंगा तो वो लोग चड्डी में हक देंगे। और वो जियांग से कहता है कि इन लोगों की पहली प्रायोरिटी यहाँ पे पूरी आर्मी को हील करने की है। तो फिर जियांग यान से पूछती है क्या तुम यहाँ पे खुद एंटीडोट बनाने वाले हो, क्या तुम्हें आता भी है। यान उसे बताता है कि होंग ने उसे सिखाया था कि एल्केमी कैसे की जाती है। जियांग उसे कहते हैं कि अभी तक उसने यहाँ पे कुछ भी ट्राई नहीं किया और
और न उसने प्रैक्टिस की है, क्या वो ये कार्ड भी लेगा। यान आगे से कहता है कि उनके सोल्जर्स यहाँ पे मारे जा रहे हैं और अगर यान यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा तो वो पक्का मारे जाएंगे, इसलिए उसे यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, उन्हें सब कुछ यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, क्या पता कोई उम्मीद निकल आए। जियांग आगे से यही कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे लाखों लोग हैं, अगर वो लोग एंटीडोट बना लेते हैं तो फिर वो बहुत सारे लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन होंग की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, वो मुश्किल से ही सांस ले पा रही है। हम लोग होंग को देखते हैं और इसके हालात सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब थे। ये बस यही सोच रहे थे कि इसे क्या करना चाहिए, मतलब ये गिव अप कर चुकी है, इसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है कि यहाँ पे ये दोबारा अपनी आर्मी को बचा सके। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि उस रिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि इसके अंदर कई सारे हर्ब पड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स ये सब होंग ने इकट्ठा करे हैं, लेकिन यान को अभी तक अंदाजा नहीं है कि ये इतना काफी होगा लोगों को यहाँ पे क्योर करने के लिए। लेकिन यान यहाँ पे सिर्फ कोशिश ही कर सकता और उसने यहाँ पे एंटीडोट के लिए रेसिपी एकदम लिख ली थी जो किसी भी पॉइजन के ऊपर काम करेगी, लेकिन वो रेसिपी अभी तक पूरी तरीके से रेडी नहीं थी। लेकिन यान यहाँ पे सिर्फ ट्राई करने वाला था, यान यहाँ पे दोबारा कुछ तबाही मचाने वाला काम करने वाला है, उसकी बातों से हमें पता चलता है। इसके बाद हम लोग यान के क्लोन को देखते हैं और इसने यहाँ पे पूरी तरीके से तबाही मचा दी, सारे फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करके नीचे गिरा दिया था। वह भी जिकोको किंगडम के जितने भी सोल्जर्स थे वो आगे से कहते हैं कि ये मॉन्स्टर ही है ना, कि ये बच्चा है, ये बच्चा किसी भी एंगल से नहीं लगता, इसने बस एक पंच मार के हमारी पूरी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसने हमारे भी फील्डिंग सेट कर दी और हमारा लोगों का भी नंबर आने ही वाला है मरने का। लेकिन ये अभी भी गिव अप नहीं करते, ये आगे से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पे हार नहीं मान सकते हैं, अगर हम लोग इस टाइटल को जीत लेते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे विजयी बन जाएंगे, सीधा हमें वीर गति मिलेगी। जिसके बाद ये लोग यान के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन यान बस एक पलक इन्हें देखता ही है और ये एक झटके के अंदर ही हवा में ही गायब हो जाते हैं स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से। इसके बाद हम इन सभी लोगों को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और जब ये नीचे गिरेंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। हम लोग इनके जनरल को देखते हैं, इसकी चीख निकल जाती है, आगे से कहता है कि ये कैसा करिश्मा है भाई, आंख मारने से लोग बेहोश होते हैं, लड़कियां पटती हैं, लेकिन लोग यहाँ पे हवा में कैसे उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि कुन भी यान के स्टंट को देख के हैरान हो गया था, इसकी भी यहाँ पे फटने लगी थी धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई को पता है कि इसकी बुंड भी टूटने वाली है। जनरल पीछे मुड़ के कुन से पूछता है कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसने बस एक स्ट्राइक के अंदर ही हमारी पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय कर दी, हम लोग करेंगे क्या। लेकिन कुन अभी भी यहाँ पे अपने प्लान के ऊपर टिका हुआ है, वो आगे से कहता है अटैक करते रहो, जैसा प्लान किया था वैसा ही करो, उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको मैं देख लूंगा, तुम लोग सीधा वो कैंप के ऊपर अटैक करो, उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। जिसपे ये सभी लोग यहाँ पे वो कैंप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे हर कोई इतने समय पॉइजन की वजह से एकदम मरने के हालात में पड़ा हुआ है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुन यहाँ पे घोड़े के ऊपर से छलांग लगा देता है तो घोड़े की चीख निकल जाती है। घोड़ा आगे से चीखते हुए कहता है भड़वे नीचे से जंप मार लेता, मेरी कमर से क्यों मारा, कमर तोड़ दी मायरे। इधर हम लोग यान को देखते हैं जो कि उंगलियों से बस स्यूं स्यूं प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसी टाइम पे यहाँ पे कुन एंट्री मारता है जिसको मैं स्नीक अटैक कहना चाहूंगा या फिर सरप्राइज अटैक, जो कि आते ही सीधा यान के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन से धमाका करता है, यानी कि उसके पंच में न्यूक्लियर पावर जितना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जितना दम था, इसीलिए वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। हम लोग यान को देखते हैं ये पीछे खिसक जाता है। वहाँ पे कुन ने यान को अभी तक देखा है नहीं कि उसके ऊपर खरोच आई है या नहीं आई है, कि चोट लगी है या नहीं, ये भड़वा ज्ञान पेलने में लगा हुआ है। यान से कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ चुकी है, अब दिखाओ, अब दिखाओ, दिखाओ ना कितने ज्यादा एरोगेंट हो तुम। यान को खरोच के बाल तक नहीं उसका एक बाका हुआ। वो आगे से कहता है कौन है रे तू, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरीके से बात करने की, तुम्हारी औकात क्या है। एंड द ब्रो वाज सीरियस, सच में सीरियस है इस बार वो। इसे तो एक सेकंड के लिए खून की फट जाती है। वो पे हम लोगों को देखते हैं जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। हम लोग भोपू वाले को देखते हैं तो इसका भी दम निकल गया था, अब इसके अंदर सांस भी नहीं बची भोपू बजाने की। इधर हम लोग यान को देखते हैं जो कि फर्नेस के पास बैठा हुआ था, अब इसके मन के अंदर जो हर बात रही थी ये पी ले जा रहा था। 1 किलो चना, 1 किलो गुड़, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी जैसे लड़के खाना बनाते हैं वो मसाला वसाला नहीं देखते, डाल देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, खा लेंगे हम, वी कैन ईट एनीथिंग। लेकिन इससे फट जियांग की रही थी। वो आगे से कहती है कि तुम एल्केमी ही कर रहे हो ना, एंटीडोट ही बना रहे हो ना, कोई जहरीला पॉइजन तो नहीं बना रहे। ये फिलोसफी इस्तेमाल करते हुए कि लोहे लोहे को काटता है। जुकाम था, आइसक्रीम खा ली थी, गला बैठ गया था मेरा। जिसके बाद हम लोग कुन को देखते हैं जो कि यहाँ पे हेवेली सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आगे से ग्रेट सॉर्ड ऑफ द लॉ को यहाँ पे समन करता है जो कि लाल कलर की थी। लेकिन हम लोग यान को देखते हैं जो और भी ज्यादा सीरियस होते जा रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुन को देखते हैं और ये दोबारा यहाँ पे यैपिंग शुरू करता है, ये कहते हुए कि उसको यहाँ पे हेवेनली वे ने खुद चुना, यानी कि सिस्टम ने, और यहाँ पे ये वो किंगडम का मॉडर्नाइजेशन करके ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, भले चाहे बाप यहाँ पे आ जाए उनका। इसके बाद वो यान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम फिरंगी, तुम्हारी औकात कैसे हुए यहाँ पे आने की, तुम जैसे हरामी के यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। हम लोग यान को देखते हैं जो कि आगे से एक डंडी उठा लेता है और तुम्हें पता है कि यान के हाथों में कोई भी चीज आती है तो वो लेजेंडरी वेपन बन जाती है। और यान यहाँ पे कुन से कहता है ऐसा लगता है कि तुमने किसी ऐसे को ज्ञान दे दिया है जिसे तुम्हें नहीं देना चाहिए था। मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो पहले उनकी गुद्दी लाल करो या फिर उनको कुत्ते की तरह पीटो, इसके बाद उन्हें यहाँ पे लेक्चर देना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस पे कुन को गुस्सा आता है जिसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे यान के ऊपर हमला कर देता है, मौत से टक्कर लेने चला जाता है भाई। हम लोग यान को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल डंडी को जो जमीन पे पड़ी रहती है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे द ग्रेट सॉर्ड ऑफ द लॉ को टक्कर दे देती है, उसे पीछे ढकेल देती है। इससे कुन को समझ में आ जाता है कि उसने लैंडमैन के ऊपर पैर रख दिया, अब उसकी बुंड टूटनी ही टूटनी है, क्योंकि यान ने यहाँ पे एक डंडी
का इस्तेमाल करके उसकी पुंगी बजा दी थी। इतने समय कुन को यहाँ पे बस एक ही गाना याद आ रहा होगा, ना बांसे की बंसी ना सोने का सरिया। हाँ वही जो तुमने सोचा अभी। खैर इसके बाद यान यहाँ पे डंडे का इस्तेमाल नहीं करता है, नहीं कि कुन के दो टुकड़े हो जाते तो हमें आगे कंटेंट कैसे मिलता। इसलिए यान उसके मुंह के ऊपर एक ही घुसा मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी 2 कौड़ी की टेक्नोलॉजी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी, सिर्फ वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वहीं पे यान ने जो कुन के ऊपर एक घुसा मारा था तो कुन जमीन के ऊपर एक सीधी लकीर खींचते हुए गया था और ये लकीर यहाँ पे जमीन को चीर देती है। सोल्जर्स आगे से उस लकीर को देखते हुए कहते हैं कि ये खाई किसने बनाई भाई, जिसके बाद उनकी भी बुंड फट जाती है। वो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या चीज है। असल में यहाँ पे वो कुन नहीं घिसका था, यान का जो पंच का प्रेशर था यानी कि फोर्स जिसे कहते हैं वो दूर तक गई थी, उससे यहाँ पे खाई बन गई थी। यान की साइड के सोल्जर्स भी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या है भाई, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, यान रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, तुम इंसान नहीं लग रहे हैं। अब उसी टाइम हम लोग दूसरी साइड को देखते हैं जहाँ से सोल्जर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए जियांग यान से पूछती है कि तुम्हारा रेडी हुआ, तो यान आगे से अंगूठा दिखाते हुए कहता है कि हाँ रेडी हो गया। दिस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैन, कि हाँ सब कुछ ठीक है भले चाहे फटी पड़ी है। इसके बाद हम लोग फर्नेस को देखते हैं और फर्नेस के अंदर से एकदम सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है, जिससे वहाँ पे धुआं निकलता है। और जब फर्नेस खुलता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि उससे वहाँ पे एक लड़की आती है। जियांग उसको देख के सोचती है कि अब ये कौन सी नई बला है भाई, लेकिन जब उस लड़की को यहाँ पे नेकेड दिखती है यानी कि नंगा, तो आगे से चीखते हुए कहती है कि इसे यहाँ पे नंगा ही क्यों आना था, क्योंकि हर कोई नंगा ही पैदा होता है और घंटा लेके जाता है। लेकिन जो भी हो जियांग का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही बेमिसाल था, उसका बड़ा सा मुंह खुल जाता है और वो यान से पूछती है कि ये क्या चीज है यान। लेकिन हम लोग यान को देखते हैं जो कि खुश था कि उसने यहाँ पे कुछ तो बना दिया, कुछ तो बना दिया, जस्ट लाइक पेपर में कुछ तो लिखा है। वे जियान अभी भी चीख चीख के पूछ रहे थे कि तुमने कुछ तो बना दे, लेकिन क्या बनाया ये तो बताओ। इसके बाद हम लोग होंग को देखते हैं जो कि पेट पकड़ के जब बाहर निकलती है तो उसकी भी चीख निकल जाती है और वो भी उस स्पिरिट को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद हम लोग इस स्पिरिट को देखते हैं और इसका जो एटीट्यूड था वो इतने समय पापा की परी वाला था। माई लाइफ माई रूल्स जस्ट लाइक दैट। ये आगे से कहते हैं कि ये दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल एक पंखों की दुनिया की तरह जहाँ पे सब कुछ खूबसूरत है। हम लोगों को होंग से पता चलता है कि ये एलेक्सियर ऑफ द स्पिरिट है, यानी कि अमृत की देवी, यानी कि पिल्स की देवी। ये अगर तुम्हें पप्पी देते तो फिर तुम अमर हो जाओगे, दैट्स हर पावर। हालांकि होंग को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, वो आगे से कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, सभी चीजों की जड़ यहाँ पे स्पिरिट होती है और एक एलेक्सियर ऑफ द स्पिरिट को बनाने के लिए यहाँ पे कई सारे यानी कि इन्फिनाइट पिल मास्टर की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो लोग यहाँ पे एक बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस दे पाते हैं, यानी कि बिल्कुल इंसानों की तरह जन्म जैसे कि ये है, यानी एक बच्चा जो कि बड़ा हुआ और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी। लेकिन यान ने यहाँ पे जो एलेक्सियर स्पिरिट बनाई है ये पैदा होते ही इमॉर्टल लेवल पे है। बस इतना समझ लो कि भाई यहाँ पे सोना निकाल रहा है, सोना। इस बार तो जियांग भी उसका कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग से अलग नहीं हो। और वो यान से कहती है कि तुम इसकी तरफ ना देखना, पहले बताओ जब तक ये कपड़े ना पहन ले। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे एलेक्सियर स्पिरिट का एटीट्यूड इतने समय पापा की परी वाला है, जस्ट लाइक शाहिदा अंसारी। जाऊंगी मैं, माई लाइफ माई रूल। हाँ ओके, नो बकवास बेफिजूल। इसीलिए वो उन लोगों से कहती है कि मैं तो आजाद पंछी हूँ, बाय बाय गाइस, मैं चली। इस पे यान आगे से चिल्लाते हुए कहता है कैसे जाएगी रे तू, तेरे हरबे के लिए पैसा मैंने दिया है, कौन भरेगा वो। इसके बाद इन पलक झपकते उड़ते हुए उसके पीछे जाता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि भागना बंद करो, पहले लोगों को बचाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे पका के खा जाऊंगा। इस पे एलेक्सियर स्पिरिट आगे से कहती है यस डैडी, डोंट हिट मी हार्ड। फक, मुझे लगता है कि मैं सच में यहाँ पे गरम कढ़ाई में तला जाऊंगा, यमराजी रहम नहीं खाएंगे मेरे ऊपर, हरकतें ही मेरी ऐसी हैं। दरअसल एलेक्सियर स्पिरिट यहाँ पे यान को फादर कहती है क्योंकि उसने उसे यहाँ पे पैदा किया है और वो यान से कहती है कि वो भी ये काम कर देती है। यान उससे कहता है बहुत बढ़िया बेटी जी। वहीं पे एलेक्सियर स्पिरिट अपने मन के अंदर सोचती है कि मेरी बड़ी बहन ने तो कहा यार कि सारे जो भी मास्टर होते हैं एकदम यानी कि सारे अल्केमिस्ट वो एक नंबर के यहाँ पे बूढ़े होते हैं, उनके अंदर पावर का कोई जज्बा ही नहीं रहता, लेकिन ये वाला जवान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। यान उससे कहता है जल्दी करो यार ये लोग मर रहे हैं। और वो साथ ही में एलेक्सियर स्पिरिट से ये भी कहता है कि मुझे फादर ना बुलाओ, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। और वो एलेक्सियर स्पिरिट को बताता है कि यहाँ पे कम से कम मिलियंस ऑफ लोग हैं, क्या तुम उन्हें अकेले बचा सकती हो। इस पे स्पिरिट आगे से बताती है कि यान की मदद से वो यहाँ पे सबको बचा सकती है। जिसके बाद वो यहाँ पे भाई पुच्चिया देना शुरू करती थी, फ्लाइंग किस। इसके बाद स्पिरिट यहाँ पे फ्लाइंग किस का फव्वारा शुरू कर देती है, धड़ाधड़ उड़ाए जा रहे हैं भाई ये सबको। ये फ्लाइंग किस जैसे उड़ते हुए सोल्जर्स के अंदर जाते हैं तो ये भाई माइटी राजू बन जाते हैं, ये कहते हैं मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। इसके बाद एक एक करके सभी सोल्जर्स जिंदा हो जाते हैं। वो आगे से कहते हैं कि यार ये नर्क इतना ज्यादा सुंदर कैसे है, ये तो मेरे घर जैसा ही लग रहा है। तो दूसरा बंदा उसे कहता है साले जिंदा है तू, ध्यान से देखा। इस पे बंदा कहता है अच्छा मुझे लगा कि स्वर्ग जाके अप्सराओं को देखूंगा, ये तो मुझे दोबारा जिंदा कर दिए। फिर इसके बाद अगला सीन कुन का होता है और इसका सिस्टम चिक चिक के कह रहा था कि हेवनली वेव सिस्टम हार मानता है, वो इस पर्सन को एनालाइज कर ही नहीं सकता, इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो यहाँ पे कुन को बार बार वार्निंग दिए जा रहा था कि इससे ना उलझना, ये तुम्हारी गोटियां छील देगा। और ये वार्निंग बार बार चल ही जा रही थी कि इससे ना भिड़ना, इससे ना भिड़ना, इसे एनालाइज नहीं किया जा सकता। वहीं पे हम लोग कुन को देखते हैं जिसकी खातिरदारी दबा के हो रही थी और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझे इसका बैटल डेटा चाहिए, मुझे इसका बैटल डेटा चाहिए। तो सिस्टम आगे से हाथ ही खड़े कर देता है, ये कहते हुए मालिक माफी चाहता हूँ लेकिन इस बंदे की जो नॉलेज है वो
मुझसे बियॉन्ड है, मैं इसे बिल्कुल भी एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफी दे और मुझे धन्य कर दें। कुन यहाँ पे सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बड़वे मेरी कुछ तो मदद कर दे या फिर तो 2 नंबर का ही एकदम सिस्टम है। लेकिन जब कुन सिस्टम की तरफ देखता है तो सिस्टम क्रैश हो गया था, उसके पर विंडोज का सॉफ्टवेयर दिखा रहा था कि भैया विंडो नहीं है, इस पे कुछ नया जुगाड़ कराओ, लिनक्स चलाओ। इस पे कुन की चीख निकल जाती है, वो आगे से कहते इसका सॉफ्टवेयर ही फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। इसके बाद उनकी आंखें लंबी हो जाती हैं, वो मन के अंदर सोचता है कि ये सिस्टम 2 कौड़ी का सिस्टम है साला, इससे अच्छा तो मेरा PS5 है, कम से कम क्रैश तो नहीं होता, सिर्फ दग जाता है। इसके बाद तो सिस्टम को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जिद्दा हो जा भाई, CPR दूं क्या, जिद्दा हो जा, नहीं मैं मारा जाऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे कुन यान के पीछे आता है जो उससे कहता है यू टच माई थालाला। वहीं पे यान का और इतने समय कुछ ज्यादा ही आई था, इसलिए कुन बस आगे से चीखता रहता है कि कोई मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो। वहीं पे हम लोग एलेक्सर स्प्रिट को देखते हैं और ये इतने समय यहाँ पे प्यार बांटने में बिजी है, ये हर किसी को पुच्छिया दिए जा रहे हैं, तो जो भी लोगों को इसकी किस्सी मिलती है वो एकदम बाहुबली बन जाता है। वो आगे से कहते हैं कि कोई हमसे जीत नहीं सकता, मेरी बॉडी के अंदर पावर उड़ रही है। इसके बाद ये सभी सीधा छलांग मार देते हैं और जो बैरिकेड्स होते हैं उनको पार करते हुए लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सभी सोल्जर्स आगे से कहते हैं कि ये तो बेहोश हो गए थे, नहीं ऐसे क्या हो गया, ये इतने ज्यादा बाहुबली कैसे बन गए। वहीं पे एक किस्से से इन लोगों के अंदर होमलैंडर की पावर आ गई थी, ये आसमान में उड़ने लगे थे, जिसके बाद धड़ाधड़ मॉडर्न वेलफेयर को उड़ा के रख देते हैं, टैंक मारते हैं, सोल्जर्स को मार देते हैं, धक्का धक कोई नहीं बच रहा था। हम लोग एलेक्सर स्प्रिट को देखते हैं, ये भी नहीं रुक रही, ये शुरू है अपना भाई फव्वारा शुरू, इसका नहीं रुक रही है। हम लोग जियांग को देखते हैं जिसकी आंखों के अंदर खुशी के आंसू आ जाते हैं कि हर कोई जिंदा है और सही सलामत है। वहीं पे एलेक्सर स्प्रिट यान से पूछती है मास्टर क्या मैं जा सकती हूँ, तो यान उससे कहता है हाँ तुम फ्री हो, जाओ जहाँ जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इंसानों की तरह बिहेव करो, थोड़े से कपड़े पहन लो यार। इस पे एलेक्सर स्प्रिट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यान से कहती है कि तुम जियो हजारों साल। इसके बाद वो उड़ते हुए यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम लोग यान के क्लोन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि चलो भाई अब समय आ चुका है इसे आउटरो देने का। जिसके बाद वो कुन की पीठ के ऊपर वही वाला पंच मारता है जो कि उसने यहाँ पे चेंग के ऊपर मारा था, यानी कि रॉकेट स्काई पंच। वहीं पे कुन के ऊपर जैसे ही ये रॉकेट स्काई पंच मिलता है तो ये उड़ते हुए सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट के स्पेस को तोड़ता है और स्पेस से होते हुए सीधा धरती पे जा गिरता है। हम लोग लूफी को देखते हैं जो खेती करने की दोबारा कोशिश कर रहा था, लेकिन दोबारा ये लोग खेत में उसके गिर रहे थे। वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है ये साले कभी मुझे खेती नहीं करने देंगे। इसके बाद अगला सीन वन एबो ऑल का होता है, यानी कि सबसे बड़ा गॉड। ये आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये बार बार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, साल हम इधर से बच्चे भेज रहे हैं रिकार्नेटेड करके, उधर वो वापस आ रहे हैं बैक गियर मार के, ऐसा कैसे हो सकता है यार। रिवर्स एसेकाई ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया, ये लोग कैसे कैसे कर दे रहे हैं। साइड से वन एबो ऑल का चिल्ला आगे से कहता है वन एबो ऑल स्मॉल, ये एक एक्सीडेंट हो सकता है कि आप गुस्सा न करिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन हम लोग वन एबो ऑल को देखते हैं, वो आगे से कहता है कि ये एक्सीडेंट 2 बार नहीं हो सकता, इस बार मैं खुद से करूंगा, फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा एक इसेकाई एमसी को देखते हैं जो कि किसी मरने के कगार पे था, इसकी लकीर डूबने ही वाली है। इसका नाम कुयो था। ये आगे से कहता है कि मेरी लाइफ दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खराब है, मेरे पेरेंट्स मेरी कम उम्र में ही मारे गए थे। जिसके बाद इसे सिस्टर इन लॉ ने अपने पास रखा, लेकिन बहुत जल्दी इसे छोड़ दिया। जब ये एडल्ट हुआ तो फिर इसकी गर्लफ्रेंड भी इसे छोड़ के चली गई थी किसी दूसरे के लिए, जब उसने यहाँ पे कोई अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की और अपना सारा पैसा लगा लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसके साथ स्कैम हो गया है। इसके बाद ब्रो एकदम गरीब हो गया, एकदम ब्रोक, और जब अपनी आधेड़ उम्र में आया तब इसको भाई पता चला कि ये बहुत ज्यादा बीमार है और इसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। ये बंदा यही सोच रहा था कि मेरी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल कैसे हो सकती है कि गॉड तुम तो यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अनफेयर काम कर रहे हो यार, कुछ तो शर्म करो, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। इसके बाद क्यों अपना दम यहीं पे तोड़ देता है और अगले हिस्से में हम लोग देखते हैं कि ये एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर रिकार्नेट भी हो जाता है। और इसकी भी कहानी एकदम नॉर्मल ही थी कि एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह पैदा होता है कि दूसरी दुनिया के अंदर, और शायद से ये दुनिया यान की ही दुनिया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद अगला सीन यान का होता है और यान ने अकेले यहाँ पे पूरे जिकोको किंगडम को हरा दिया, तो सभी लोग उसके लिए यहाँ पे ताली बजा रहे थे और उसको यहाँ पे उछाल रहे थे, ये कहते हुए तुम ही हो हमारे भगवान। हम लोग जियांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, तो होंग उसे कहती है कि ज्यादा सोचो नहीं, बस लगातार ट्रेनिंग करते रहो, शायद से तुम उसे दोबारा देख लो। जियांग से पूछती इसका क्या मतलब है भाई, तो होंग उसे बताती है कि वो हमारे रियलम से नहीं है, उसे कभी ना कभी तो अपने रियलम में वापस जाना ही पड़ेगा। ऑथर हम लोगों को बताता है कि इस पूरे मामले के बाद में यहाँ पे जो जिकोको किंगडम की आर्मी थी उसे सरेंडर कर दिया गया और पूरा जिकोको किंगडम यहाँ पे हार गया, क्योंकि बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवाइजर की वो लोग पूरी तरीके से 2 कौड़ी के इंसान है, कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद जो लोगों का ओरिजिनल परफेक्ट प्लान था वो पूरी तरीके से सेटर हो गया। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे कुन को देखते हैं जो दोबारा अर्थ पे आ गया था और इसकी शकल बता रहे कि अब ये सही से जी नहीं पाएगा, अभी सीधा मेंटल असाइलम में ही मिलेगा और वहाँ पे लोगों को अपनी कहानी बताएगा कि मुझे यहाँ पे रीइसेकाई किया गया है। फिर इसके बाद दोनों एम्परर्स यहाँ पे एक साथ आते हैं और पीस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिकोको किंगडम ने ही यहाँ पे वॉर की शुरुआत की थी, इसलिए जो भी परिणाम थे उनका जिम्मेदार वही थे और एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो भी वो किंगडम का लैंड था उन्हें वापस वो किंगडम को दिया जाना चाहिए था। अब एग्रीमेंट तो यहाँ पे वो किंगडम के फेवर में है, लेकिन पता नहीं क्यों वो किंगडम का एम्परर हो रहा है और वहीं पे जिकोको किंगडम का खुद से वो आगे से बौखलाते हुए हंस रहा है। वहीं पे यान को यहाँ पे किंगडम का एकदम ऑनर गेस्ट माना गया, यानी कि यही है दामाद हमारा, और उसे यहाँ पे फुल ट्रीटमेंट मिला था राजा वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग यहाँ पे यान के लिए एक स्टैचू भी बनवा देते हैं, ये
कहते हुए कि यही ऐप से हमारा गॉड, और यान की पूजा करने लगते हैं इस नाम से कि ये है हमारा गॉड। जिसके बाद हम लोग एक यहाँ पे सर्टिफिकेट को देखते हैं और तुम इसके लाल रंग से पता लगा ही पा रहे हो कि ये सिंदूर का रंग है, यानी कि ये मैरिज सर्टिफिकेट है। वो पिजियांग ये सब कुछ कांड होते हुए देख रहे थे कि ये साला कहाँ साइन करवा रहे हैं पति से। हम लोग यान को देखते हैं जो आगे से बौखला चुका था, वो आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे इनविजिबल यानसेन का नाम दिया है, मुझे ये पसंद आया। जिसके बाद यहाँ पे जियांग के जो फादर थे वो यान को एक एग्रीमेंट देते हुए कहते हैं कि तुम इसके ऊपर साइन करोगे क्या। यान आगे से कहता है इस पे साइन क्यों करना है भाई, ये चीज क्या है। जिस पे एम्परर उसे चुरन देते हुए कहता है कि ये खिलौना है, अगर तुम इसके ऊपर साइन करोगे तो फिर तुम्हें खतरनाक खिलौने मिलते रहेंगे जिंदगी भर के लिए। और यान इसके ऊपर साइन कर देता है। इसके बाद अगला सीन 1 महीने के बाद का होता है और यान यहाँ से जा रहा था। यान इन लोगों से कहता है कि उसे यहाँ पे इन लोगों के साथ खेल के बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन मास्टर ने इसे ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे जितनी भी कॉपीज सी ड्रैगन की हैं उन्हें रिकवर करना है। इसलिए इस पूरी दुनिया के अंदर और भी जगह है जहाँ पे ये कॉपीज फैली हुई होंगी, इसलिए यान को यहाँ से जाना पड़ रहा है। हंगो से कहती है कि हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन ये ना भूलना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे पिल बनाना सिखाया और न ही उस वादे के बारे में जो हमने तब बनाया था जब तुम पिल बनाना सीख रहे थे। यान आगे से कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, वो इस वादे को अपने दिल के अंदर बसा के रखेगा। यान तो जा रहा था, लेकिन हमको एम्परर के मुंह के ऊपर मुस्कान देखते हैं। अंकल उससे पूछते हैं कि तुम इतना काहे मुस्कुरा रहे हो। इस पे एम्परर आगे से कहता है कि उसकी पावर के बारे में ना बोलो, यहाँ तक कि उसे हम लोगों ने यहाँ पे अपनी जाल के अंदर भी फंसा लिया है। इसके बाद वो अपने पास से मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकालता है, लेकिन जब वो साइन के ऊपर देखता है तो फिर यान ने अपना नाम ही गलत लिखा था। इसलिए एम्परर उसके पीछे भागते हुए कहता है धवान जी आपने नाम गलत लिख दिया है, इस पे दोबारा साइन करिए। इसके बाद ऑथर हम लोगों को बताता है कि इसी तरीके से यान ने अपने सफर की शुरुआत की। वो किंगडम के बाद से वो हर एक जगह पे गया, कई सारी कंट्रीज के अंदर गया जो कि अर्थ रियलम के अंदर ही थी, जहाँ पे की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का पायरेटेड वर्जन बिक रहा था। यान ने हर एक बंदे से एक करके कलेक्ट की और यान इसी तरीके से यहाँ पे हर एक कंट्री के हर एक घर के अंदर गया एक पायरेटेड वर्जन को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद अगला सीन 2000 साल के बाद का होता है और यान ने लगभग सारी पायरेटेड वर्जन्स को कॉपी को इकट्ठा कर लिया था। यान लोगों से कहता है कि यहाँ पे 2000 साल बीत चुके हैं और मैंने यहाँ पे सारी कॉपीज को इकट्ठा कर लिया है। मैंने कसम भी खा ली है कि मैं अब से कोई भी टेक्निक दोबारा नहीं लिखूंगा, और अगर मैं लिखूंगा तो मैं 1 नंबर का कुत्ता रहूंगा। इसके बाद वो अपनी टांगे गाड़ी को पीछे छोड़ता है और उन लोगों से कहता है कि जो भी कहा गया था मैंने वो सब कुछ कर लिया, सारी ओरिजिनल कॉपीज को वापस ले आया, अब मुझे वापस बुला लो। लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं, कोई इशारा नहीं कि तुम ऊपर आ सकते हो या नहीं। यार उनसे कहता है बदतमीजी नहीं गुरु, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मुझे वापस बुला लो। लेकिन फिर भी ऊपर से कोई इशारा नहीं, कोई आवाज नहीं। तो यान आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं खुद ही यहाँ पे हेमेली रियलम में वापस आ जाता हूँ। इसके बाद यान एक लंबी छलांग मारता है और सीधा हेमेली रियलम की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अगला सीन हेमेली रियलम का होता है जब हम लोग यान के मास्टर को देखते हैं और साथ ही में एक और मास्टर को भी। ये लोग यहाँ पे शतरंज खेल रहे थे काली सफेद गोटियों से, लेकिन यान का मास्टर यहाँ पे चीटिंग कर रहा था। तो सामने वाला मास्टर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साले हरामी बना रखो ना, गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। मैंने आज तक तुम जितना बेशरम आदमी नहीं देखा जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल यहाँ पे चीटिंग करने के लिए करता है। लेकिन यान का मास्टर आगे से कहता है कि प्रूफ है तुम्हारे पास, कोई सबूत है? तो सामने वाला मास्टर आगे से कहता है ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया था तुमसे मिलने के लिए। हम लोग यहाँ पे अपने डिसाइपल्स की ब्लाइंड डेट के बारे में बात करते हैं, यानी कि शादी के बारे में। सामने वाले डिसाइपल यान के मास्टर को बताता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक फीमेल डिसाइपल है, वो 2000 साल की हो चुकी है, ऊपर से सुंदर भी है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी एकदम पिकी, एकदम गुस्सा है। कोई लौंडा उसके आस पास तक नहीं भटकता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये चीज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो वो इस तरीके से कवारी ही मर जाएगी। यान का मास्टर आगे से पूछता है कि तो फिर मतलब क्या है, मुझे क्यों बता रहे हो इसका, मैं थोड़ी ना शादी करूंगा उसके साथ। तो सामने वाला मास्टर आगे से कहता है कि तुझसे करना भी कौन चाहेगा बुड्ढे, मैं बस ये सोच रहा था कि हम दोनों यहाँ पे समधी बन सकते हैं। यान का मास्टर आगे से कहता है समधी, लेकिन मेरे पास तो कोई डिसाइपल और बेटा भी नहीं है, क्या मेरे पास कोई डिसाइपल भी था? तो सामने वाला मास्टर आगे से चिल्लाते हुए कहता है बुड्ढे बादाम खाया कर, तू भूल गया क्या, तूने 2000 साल पहले एक डिसाइपल को लिया था, वो साला अजीबोगरीब यान। तब जाके यान को मास्टर को याद आता है कि उसका एक डिसाइपल भी था, और उसी पल हम लोग देखते हैं कि यान हेमेली रियलम को तोड़ते हुए सीधा ऊपर ही आ जाता है, ये कहते हुए कि मैं वापस आ गया। जिस पे ये दोनों यान की तरफ देखते हैं और यान का मास्टर उससे पूछता है तुम कौन हो भाई, यहाँ पे आए कैसे? यान उसे कहता है बुड्ढे तू मेरे बारे में भूल भी गया। जिस पे यान के मास्टर की फट जाती है, वो मन के अंदर सोचता है कि ये तो वापस भी आ गया, मुझे लगा कि ये नीचे ही मर जाएगा। जिसके बाद वो आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि मेरी बेटी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे प्यारे डिसाइपल हो, तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो फिर यान यहाँ पे की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की ओरिजिनल कॉपी फेंक के मारता है, ये कहते हुए कि ये लो ये असली वाली है और मैंने सारी पायरेटेड कॉपीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। यान का मास्टर हैरान होकर कहता है कि तुम्हें सारी मिल भी गई, किस मिट्टी के बने हो भाई? यान आगे से कहता है 2000 साल तक ढूंढूंगा तो भगवान में मिल जाएगा, ये पायरेटेड वर्जन वाली कॉपीज क्या चीज है? इस पे यान का मास्टर आगे से कहता है बहुत अच्छे, तुमने कड़ी मेहनत की है, खाना वाना खाओगे, मैं बना के दूं? वहीं पे हम लोग सामने वाले मास्टर को देखते हैं जो कि यान को देख रहा, तो उसे समझ में आ जाता है कि यही है मेरा घर जमाई। इसके बाद वो यान के पास जाता है और उसके कंधे में हाथ डाल के कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा अंकल वो हूँ, तुम्हें मैं याद तो होगा ना, मैंने डिसाइपल सेक्ट के अंदर तुम्हें हाईएस्ट स्कोर दिया था, तुम्हें याद होगा। इसके बाद वो यान से कहता है तुम्हें पता है कि मेरे पास एक डिसाइपल है जो तुमसे मिलना चाहती है और उसके पास कई सारे स्पेल्स हैं, तुम चाहो तो उसे सीख भी सकते हो। जिस पे यान के मास्टर को पीछे से लगवा मार जाता है कि एक कुछ सिखाना नहीं उसे, पता नहीं क्या क्या सीख के
आया है नीचे से। इसके बाद स्टोरी यहीं पे कट हो जाती है और यान इन लोगों से कहता है कि इसी तरीके से मैं क्लैन में वापस आ गया। ये सभी डिसाइपल्स आगे से पूछते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। वो लोग कह रहे थे कि यान ये तो बताओ यार इसके आगे क्या हुआ, मास्टर ने तुमसे क्या कहा। वो सभी डिसाइपल्स ये भी पूछ रहे थे कि अंकल वो ने कहा था कि वो आपको अपने डिसाइपल से मिलवाना चाहते हैं, आपने अपनी बीवी देखा, आपको क्या लगा। लेकिन यान इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता है। ऑथर शायद से नेक्स्ट आर्क बनाने के लिए ये सब कुछ राज रखना चाहता है, क्योंकि स्टोरी थोड़ी ना खत्म करेगा वो। इसलिए यान इन लोगों से कहता है कि आज के लिए इतना ही, अब तुम लोग जाके अपने मास्टर्स को ढूंढो, उनके साथ प्रैक्टिस करो। इस पे सभी डिसाइपल्स आगे से निराश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें कहानी सुनने में मजा ही आ रहा था। अब भाई कहानी सुनने में मजा क्यों ना आए, इतनी जरा तबाही और फनी चीजें जो है। इसके बाद अगला सीन एक स्मॉल वर्ल्ड का होता है, जहाँ पे हम लोग जिया और लैंड बिन को देखते हैं और हम लोगों को बताता है कि इन दोनों भड़वों के पास अब यहाँ पे टाइम मैनिपुलेशन की पावर आ चुकी है। तो फिर मुझे नहीं पता कि ये दो हरामी यहाँ पे कितने टाइम से लड़ रहे हैं, या फिर कितने सालों से लड़ रहे हैं, या फिर कितने अरबों खालों से लड़ रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट इट। ये दोनों दोबारा आपस में लड़ाई करते हैं, आगे से डायलॉग बोलते हुए कि सिर्फ एक कदम दूर है गॉड बनने की दूरी पे। लैंड बिन आगे से कहता है तुझे क्या लगता है कि तो गॉड बन भी पाएगा? अगर मैं यहाँ पे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में पहुंच जाता हूँ तो आज मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों दोबारा आपस में भिड़ जाते हैं और मार पिटाई करने लगते हैं। थम जाओ यार, थम जाओ, कब तक लड़ोगे? 306 चैप्टर पे आ गया हूँ, अब रुक जाओ यार भाई, कब तक लड़ोगे? इसके बाद हमें यहाँ पे यान के मैंग और साउलो की डिसाइपल ने बता दिया था कि उन दोनों के मास्टर यहाँ पे स्पेस के अंदर किसी चीज को ढूंढने के लिए गए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैंग और साउलो को देखते हैं जो कि स्पेस के अंदर घूम रहे थे और उनको यहाँ पे कुछ अजीब चीज मिलती है। अब यहाँ पे ड्रैगन बॉल का यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का प्लेनेट है और इसे यहाँ पे सियान रेस कह रहे हैं कमेंट के अंदर लोग। और मैंने ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा है, अफसोस है भाई, पोगो पे नहीं आता था उस टाइम पे, क्या करूं, पोकेमॉन देखा है पर। खैर इन सभी इनल्स को देखते हैं जो कि आगे से मैंग और साउलो की तरफ देख के कहते हैं कि ये क्या चीज है भाई, ऊपर देखो। हम इन दोनों को देखते हैं और ये दोनों आते हैं यहाँ पे तबाही की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि अपने पास एक की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर रहे थे। मैंग आगे से कहती है कि ये यहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल और एकदम घटिया रेस है जो कि यूनिवर्स के अंदर रहती है। मैंग भी आगे, साउलो भी आगे से ये कहती है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है। ये लोग भी यहाँ पे मैंग और साउलो को देख के हैरान हो गए थे कि ये साला पूरी यूनिवर्स से ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आ गए। ऐसा कुछ सिर्फ यहाँ पे एक हाई लेवल रैंकिंग का वॉरियर ही कर सकता है। साउलो हम लोगों को बताते हैं कि ये लोग पूरी गैलेक्सी के अंदर अंध-बंध इसी तरीके से घूम रहे हैं और इन लोगों को यहाँ पे एलियन बायोलॉजी बुक्स की मदद से पता चला है कि ये लोग सबसे ज्यादा पावरफुल रेस है पूरे यूनिवर्स के अंदर। ये सभी टाइप के क्रिएचर्स को मार देते हैं उनके प्लेनेट को बेचने के लिए, और जिनके प्लेनेट को ये लोग बेच नहीं पाते उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जस्ट लाइक मेरी नहीं है तो फिर तू किसी की भी नहीं हो सकती। मैं इन लोगों से कहती है कि हमारे मास्टर यान ने कहा है कि कल्टिवेटर यहाँ पे राइटियस पीपल होते हैं जो कि हेवन के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि न्याय के लिए, और कोई भी यहाँ पे न्याय से नहीं बच सकता और ना ही पीछे छूट सकता है। कोई इन लोगों की बुंड फट जाती है, इन्हें समझ में आ जाता है ये साले हमला करने के लिए ही आए और किसी काम से नहीं आए, इसलिए सभी इकट्ठा होते हैं और आगे से हमला करते हुए कहते हैं कि मार दो इन्हें, नहीं हमें मार देंगे। इसके बाद ये सभी मैंग और साउलो के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। स्टूपिड फेलोस। साउलो मैंग से कहती है ऐसा लगता है कि इन्हें यहाँ पे इमॉर्टल टेक्निक की वैल्यू के बारे में नहीं पता है, मॉनिटर कुछ करिए ना। तो फिर हम लोग मैंग को देखते हैं जो कि आगे से शॉर्ट मिनिएचर इंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिर्फ एक नमूना और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मिनिएचर भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये जैसे ही यहाँ पे इन लोगों की सुपर यान रेस के प्लेनेट से टकराता है तो एक झटके के अंदर इनका प्लेनेट ब्लास्ट कर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सभी मरते हुए कहते हैं मायरे, आज पहली बार हमें पता चला कि खुद का प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने पे कैसा लगता है। सालो आगे से कहते ये खत्म हुआ, धूल बन के उड़ गया। ऐसा लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट रेस यूनिवर्स के अंदर इतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं है, सिर्फ ये फूकते हैं। इसके बाद अगला सीन अर्थ का होता है, जहाँ पे हम लोग दोबारा लैन को देखते हैं और ये दोबारा चाय पीने के लिए आ गए थे भिखारियों की तरह। और वो यान से पूछती है कि मैंने सुना कि तुम लोगों के यहाँ पे डिसाइपल्स बाहर कहीं पे गए हुए, कहाँ पे हैं वो? यान आगे से कहता है कि वो इधर ही कहीं घूम रहे होंगे, पता नहीं कहाँ पे गए। इसके बाद लैन यान से पूछती है कि मैंने ये भी सुना है कि तुम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को मॉन्ग बनना सिखाते हो, जो कि यहाँ पे हेवन की तरफ से न्याय करते हैं, कि ये बात सच है? यान आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे खाली बैठे हुए थे, इसलिए मुझे बहाना चाहिए था उन्हें कुछ काम देने के लिए। और इस पूरी रेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये दोनों बड़े आराम से घूम रहे थे, ये कहते हुए कि इस यूनिवर्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट रेस भी कुछ भी नहीं है, बस एक कचड़े की सिवा। ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गए, मैं अकेला फील करने लगी हूँ, हमें यहाँ पे कोई अपोनेंट नहीं मिला फाइट करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे साउलो की नजर यहाँ पे किसी चीज के ऊपर पड़ती है, इसके बाद वो मैंग का भी ध्यान उस चीज के ऊपर बढ़वाती है। तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक बॉडी टहल रही है जो कि एक कल्टिवेटर की कपड़ों से पता चल रहा है, इसलिए ये दोनों उसे चेक करने के लिए जाती हैं। तो इन्हें पहले तो लगता है कि ये सिर्फ एक फेक बॉडी यानी कि डेड बॉडी है, लेकिन उसी टाइम पे साउलो को पता चल जाता है कि एक डेड इनकारनेशन है, यानी कि एक ट्रैप है। इसलिए वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही वो फेक बॉडी यहाँ पे असली में बदल जाती है और उन लोगों को पकड़ लेती है, इससे ये दोनों यहाँ से भाग नहीं पा रहे थे। अब तुम लोग ज्यादा बुद्धि न लगाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये अपनी जियांग है, ये इनकी फर्स्ट वाइफ, ओनली ऑन पेपर्स नॉट रियलिटी। सालो के एक झटके के अंदर पता चल जाता है कि जियांग यहाँ पे इमॉर्टल रियलम पे है, वो एक इमॉर्टल है। मैंग और जियांग दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और आगे से कहती हैं कि यार हम दोनों ही यहाँ पे हम तीनों ही यहाँ पे इमॉर्टल कल्टिवेटर्स हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि यहाँ
यहाँ पे जो जियांग की कल्टीवेशन है वो एकदम यान के बराबर की ही है। ऑफ कोर्स यान के बराबर की नहीं होगी, लेकिन साउलो और मेंग के लिए यान के बराबर की ही है, क्योंकि जियांग इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम इन दोनों के यहाँ पे काफी ज्यादा फट जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। तो मेंग साउलो से कहती है कि ये यहाँ पे एक इमॉर्टल है, तो फिर हमारे भागने का सवाल ही नहीं उठता। सवाल ये है कि यहाँ पे फेक बॉडी का इस्तेमाल क्यों कर रही थी हमें यहाँ पे ललचाने के लिए। चलो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसे पूछते हैं। जियांग इन लोगों को बताती है कि मैंने यहाँ पे अपनी फेक बॉडी का इस्तेमाल तुम लोगों को यहाँ पे आकर्षित सिर्फ इसलिए करने के लिए किया क्योंकि तुम लोग एक खास तरीके का इस्तेमाल करते हो प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको मैंने कभी भी नहीं देखा है। मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं करूंगी कि मैंने ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम लोग मुझे परेशान ना करो। इसके बाद साउलो और मेंग की नजर पड़ती है, तो फिर उन्हें पता चलता है कि जियांग काफी ज्यादा घायल, उसके खून निकल रहा है। साउलो को समझ में आ जाता है कि जो जियांग के अंदर से ऑरा निकल रहा है, उसे पता चलता है कि वो बहुत जल्द ही मारने वाली है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि उसका निकलता हुआ छोटा सा ऑरा भी ये लोग यहाँ पे सह नहीं पा रहे, वो इन्हें पलक झपकते ही मार सकती है। इसलिए दोनों यही फैसला करती हैं कि यहाँ से खिसक लेना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। जियांग इन लोगों से कहती है कि ये ना सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सोच रही हो, मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करके यहाँ तक आना काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन मैं भले ही यहाँ पे बुरी तरीके से घायल क्यों ना हो, लेकिन मैं सिर्फ पलक झपकते ही तुम्हें मार सकती हूँ। हम लोग साउलो को देखते हैं जो कि यहाँ पे तैयारी कर रही थी अटैक करने की, इसलिए वो यहाँ पे फॉर्मेशन को इधर उधर फैलाने लगती है और जियांग को इस बारे में पता चल जाता है। वो उसे कहती है कि चालाक हो, जैसे ही पता चला कि मैं घायल हूँ तो फिर अटैक करने की तैयारी करने लगी, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दे दूं कि कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचना। तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे मारी भी जाऊं, लेकिन मेरे मरने के बाद जो ऑरा यहाँ पे निकलेगा, जो मेरी सोल यहाँ पे डिवाइन सेंस को बाहर निकालेगी, उससे तुम लोग यहाँ पे शॉक की वजह से ही मारे जाओगे। इससे मेंग और साउलो को समझ में आ जाता है कि ये एक रियल कल्टीवेटर है, जिसकी सोल यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो किसी को भी मार सकती है। इसलिए ये लोग यहाँ पे बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते, इन्हें थोड़ा बहुत सावधानी रहना पड़ेगा। लेकिन मेंग आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, भले ही हम लोग यहाँ पे मारे जाए लेकिन सरेंडर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वो जियांग के ऊपर अपनी कल्टीवेशन शॉट से अटैक करती है, लेकिन जियांग को इससे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो वेपन को देख के एक्साइटेड हो जाती है कि मेंग के पास इतना ज्यादा पावरफुल मैजिकल वेपन है, और वो कहती है अगर वो थोड़ा सा भी यहाँ पे केयरलेस होती तो वो मुसीबत में पड़ सकती थी, या फिर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रांग होती तो वो भी मुसीबत में पड़ सकती थी। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एन आ जाती है, क्योंकि वो लोग गार्डियन है भाई, उनका काम ही यही है। और वो जियांग के ऊपर अटैक कर पाती कि उससे पहले जियांग उसे देख लेते और उसके ऊपर एक हल्का सा अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। यहाँ तक कि वो एन को भी देख के हैरान हो जाती है कि एक डीमन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर इमॉर्टल कल्टीवेटर रियलम तक पहुंच गया। हम लोग साउलो और मेंग को देखते हैं जो कि एन को देख के हैरान हो ही रहे थे कि उसी टाइम पे यहाँ पे इंग आती है, जो कि इन दोनों को पकड़ के यहाँ से ले जाते हुए कहती है कि हेलो हेलो कहना बंद करो, भागो यहाँ से, इससे पहले कि वो डायन हम लोगों को देख ले। लेकिन जियांग की नजर इनके ऊपर पड़ ही जाती है। वो आगे से कहती है अरे वाह, दो हैं यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही माहौल फनी हो रहा है। उसी टाइम बहन जियांग से कहती है कि मेरी तरफ देखो। जब वो एन की तरफ देखती है तो एन भी वहां से गायब हो चुकी थी। ये चारों यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि यार तुम दोनों को यहाँ पे घूमने के लिए भेजा गया तो तुम लोग तो मुसीबत लेके चले आए, किससे पाला भिड़ गया तुम लोगों का, अभी ज्यादा सोचो नहीं, बस भागो यहाँ से। जिसके बाद ये स्पेस का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और स्पेस के जरिए भागे जाते हैं। जियांग आगे से कहती है कि इनके बीच में जो डिफरेंस रियलम है वो काफी ज्यादा बड़ा है, उसका ब्रिज बहुत ज्यादा बड़ा है। भले वो यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज ना कर सके, लेकिन वो एक ऑनर मैन है। बहन यू आर वुमन नॉट अ मैन, अब ये माना है ना कि तुमने भी सर्जरी करा ली, वी आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस। जियांग कहती है कि भले वो यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन उसकी पूरी स्ट्रेंथ का छोटा सा हिस्सा ही यहाँ पे काफी है दो वाइड इमॉर्टल यानी कि एन और लिंग, और दो यहाँ पे जुआन इमॉर्टल यानी कि मेंग और साउलो को संभालने के लिए। इसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसे पकड़ के पीछे खींचती है। तो फिर हम देखते हैं कि ये चारों जिस रियलम से भागने की कोशिश कर रहे थे, जियांग उन लोगों को उसी रियलम से बाहर खींच लेती है। इस पे ये लोग भी हैरान हो जाते हैं कि कोई बंदा कैसे यहाँ पे अपने हाथ के जरिए ही स्पेस से इन लोगों को बाहर खींच सकता है। इसके बाद जियांग इन लोगों की यहाँ पे सिट्टी पिट्टी गोल करने ही वाले थे, यानी कि इन्हें मारने ही वाले थे कि उससे पहले उसे यहाँ पे खांसी आती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ये चारों आगे से हैरान होते हुए कहते हैं कि इसे क्या हुआ, ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई। हम लोग जियांग को देखते हैं जो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी, अब ये दोबारा उठने नहीं वाली। एनोडलिंग आगे से कहती है कि हमें चल के उसे चेक करना चाहिए, जिसपे लिंग आगे से कहती है अगर हम उसे मारने की कोशिश करेंगे तो भी हम लोग मारे जाएंगे, अगर वो दोबारा जिंदा हुई तो भी हम लोग मारे जाएंगे, इसीलिए हम लोग करे या ना करे हमारा मरना तय है। इसलिए चारों भागते हुए उस लड़की के पास जाते हैं, ये कहते हुए कि ये पक्का एक इमॉर्टल है, ये पक्का यहाँ पे लाखों सालों बड़ी होगी हम लोगों से। वहीं पे एन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जियांग को किसी तरीके से सील किया गया है, इसीलिए वो बेहोश हो गए, नहीं तो वो बेहोश ना होती। मैं आगे से हैरान होते हुए कहती है कि तुम मजाक कर रही हो ना, यहाँ पे ऐसा कौन हो सकता है जो कि इमॉर्टल को सील कर दे। लेकिन हम लोग साउलो को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि शायद इसे हमें अपने साथ लेके चलना चाहिए। मैं आगे से
कहती है मरना है तेरे को, मौत से डर नहीं लगता, मरना है तेरे को। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जियाओ और लैनबिन भागते हुए आते हैं। ये अब दोबारा लड़ना बंद कर दिए थे और इन्हें जैसे ही पता चला था कि साउलो और मैंग अपने साथ एक इमॉर्टल लेके आए तो ये उसे देखना चाहते थे। साउलो इन दोनों की बेइज्जती करते हुए कहती है देखो तो अपने छोटे वर्ल्ड से निकल के तुम महाराजा यहाँ पे आए हमें दर्शन देने के लिए। फिर जियाओ और लैनबिन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की एक इमॉर्टलिस्ट है यानी कि इमॉर्टल है। इसलिए वो दोनों साउलो और मैंग से पूछते हैं तुम्हें पक्का यकीन है कि ये इमॉर्टल है, इसने कहीं तुम्हें चूरन तो नहीं दिया। इस पे साउलो से कहती है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, हमें ध्यान न दो। इसके बाद जियाओ इन लोगों से कहता है कि आर्टिकल 3100 के हिसाब से सेक्ट का पहला रूल यही है कि जब भी तुम्हें कल्टीवेटर मिले तो उसे लूट लो, जिसके बाद कुछ सोचो। तुम्हें कुछ इसके पास से अच्छा मिला? मैं आगे से बताती है कि मैं इसके पास से कुछ भी नहीं मिला सिवाय इस मैरिज सर्टिफिकेट के जिसके ऊपर यान का सिग्नेचर है। इसके बाद वो दोनों उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हुए कहते हैं कि साला अपने पास ये मैरिज सर्टिफिकेट लेके कौन घूमता है। लोगों को पहले ये लगता है कि ये नकली चीज है, वहीं पे साउलो भी सोच रहे थे कि अपने पास ये मैरिज लाइसेंस लेके कौन घूमता है भाई। लेकिन जियाओ को यकीन नहीं था, वो आगे से कहती है कि तुम लोग हमें फुद्दू बना रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरी दुनिया के अंदर भी इस तरीके कोई सर्टिफिकेट हो, तुम लोग हमें यहाँ पे बुद्धू बना रही हो ना। इसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ खेलने लगता है, उसे मरोड़ने लगता है। वहीं पे लैनबिन आगे से कहता है कि मुझे दिखाओ, जिसके बाद ये दोनों उस मैरिज सर्टिफिकेट को खींचते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस पे महंगा और साउलो आगे से चिल्लाने लगती है कि इसने हमारी जान ले ली थी सिर्फ इसको ढूंढने से, और तुमने इसकी ये कीमती चीज फाड़ दी, ये तो पक्का हमें खा जाएगी। इस पे ये दोनों भी आगे से चीखते हुए कहते हैं कि ये कोई खजाना थोड़ी ना है जिसके लिए तुम लोग चीख रहे हो। जिसमें उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ और हजारों सालों तक वापस ना आना, वहीं पे पड़े रहो, वहीं पे ट्रेनिंग करो, आपस में लड़ो मरो, लेकिन यहाँ ना आना। साउलो आगे से उस सर्टिफिकेट को देखते हुए कहती है कि मुझे तुम दोनों को बताना ही नहीं चाहिए था कि हमें एक मॉडल मिला। जिसपे ये दोनों आगे से कहते हैं कि ठीक है हम लोग यहाँ पे टीचर को बुला के लेके आते हैं। इस पे सभी लोग आगे से पूछते हैं वैसे टीचर होगा कहाँ पे, वो क्या कर रहा होगा। मैं आगे से बताती है कि कर क्या रहा होगा, अपने डिसाइपल्स के डिसाइपल्स को कहानियां सुना रहा होगा। और हम लोग देखते हैं कि यान बिल्कुल वही कर रहा था। वो इन लोगों से कहता है कि आज के लिए इतना ही, तुम लोग वापस जाओ। इसके बाद जियाओ भागते हुए यहाँ पे यान के पास आता है और उसे बताता है कि हम लोगों को एक इमॉर्टल मिला है, लेकिन जब तक जियाओ नीचे लैंड होता उससे पहले ही यान गायब होके यहाँ इन लोगों के पास आ जाता है। ये लोग यान की तरफ देखते हैं तो यान के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान थी। वो आगे से कहता है कहाँ है इमॉर्टल कल्टीवेटर, मुझे मिला उससे। ये दोनों भी घबरा जाते हैं कि इतनी ज्यादा खुशी तो उन्हें आज तक कभी भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हेनरी के साथ लड़ते हुए भी इतने ज्यादा खुश नहीं हुए थे। इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के अंदर ऐसा है क्या? दरअसल यान को ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ पे दोबारा अपनी दुनिया के अंदर वापस जा सकता है उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के जरिए। इसके बाद मैंग यहाँ पे जियांग से यान को मिलवाती है, ये कहते हुए कि यही है वो इमॉर्टल कल्टीवेटर जो हमें मिली थी। वहीं पे यान जैसे ही यहाँ पे जियांग को देखता है तो वो आगे से हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पे कैसे आई। वहीं पे ये दोनों जब यान को ऐसा चेहरा बनाते हुए देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हैं? यान आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं जानता। इस पे ये दोनों आगे से चिल्ला देते हैं, ये कहते हैं कि मजाक न करिए, आपका शक्ल बता रही है कि आप इसे जानते हैं। यान इन लोगों से पूछता है कि तुम्हें ये मिली कहाँ पे, तो साउलो उसे बताती है कि यूनिवर्स के नॉर्थ पार्ट के अंदर मिली थी और ये यहाँ पे मरने ही वाली थी। इसके बाद यान अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और वो जियांग को यहाँ पे हील कर देता है, जिससे जियांग को होश आ जाता है। जियांग को यहाँ पे जैसे ही होश आता है तो वो यान को देखती है और यान को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यान उससे कहता है पहली बात ये कि मुझे यहाँ पे तुम एकदम सीरियस डायरेक्शन दो कि इमॉर्टल वर्ल्ड कैसे जाना है, नहीं तो मैं तुम्हारी गुद्दी के ऊपर मार के तुम्हें यहीं पे ही बेहोश कर दूंगा। लेकिन जियांग यान को गले लगा लेती है। इस पे ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये प्रेम कथा यहाँ पे कैसे चालू हो गई। हम लोग मैंग को देखते हैं और ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा कि मैंग यहाँ पे यान को पसंद करती है, तो इसके अंदर का जानवर जाग उठता है। तो साउलो से पकड़ते हुए थे शांत रहिए, अब यहाँ पे भरत मिलाप हो रहा है, शांत रहिए कुछ टाइम के लिए। हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यान को देख के इमोशनल हो गई थी, लेकिन यान भी लाइक कौन हो तुम, कहाँ से आई हो। इसमें जियांग आगे से कहती है कि मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, लेकिन तुम्हारी मरी हुई आंखों से मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। मैंग एकदम बौखला चुकी थी, उसके अंदर का वेयरवुल्फ जाग रहा था। तो ये लोग उसे खम्भे से बांध कहते हैं, ये कहते हैं कि शांत रहिए, आप शांत रहिए, यहाँ पे सब कुछ पता चलने दीजिए, पहले मामला क्या है। यान अभी भी यहाँ पे जियांग को नहीं पहचानता। वो उसे कहता है कि तुम हो कौन यार, पहले मुझे ये बताओ। जियांग आगे से यहाँ पे जेमो को टटोलते हुए कहते हैं, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए अच्छा हुआ कि मैं वो चीज अपने साथ ले आई जिसके ऊपर तुमने साइन किया था। लेकिन जियांग को अपनी पॉकेट के अंदर उसे वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जिसके बाद वो साइड में देखती है तो साइड में ये दोनों, जैसे यहाँ पे शॉट नहीं दी जाती है किसी योद्धा को एकदम फॉर्मल वे में, तो ये दोनों यहाँ पे जियांग को सर्टिफिकेट दे रहे थे, लेकिन दो हिस्सों में। जियांग ने जैसा यहाँ पे सर्टिफिकेट के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से चीख उठती है और उनका खून करने ही वाली थी कि पीछे से यान कहता है कि वो मेरे ही बच्चे हैं, उन्हें कुछ ना करना। जानता हूँ हरामी है लेकिन मेरे ही हैं। क्योंकि जियांग के पास यहाँ पे कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो उस टूटे हुए सर्टिफिकेट को ही यान को दे देती है, ये कहते हुए कि इसे देख लो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद यान उस सर्टिफिकेट को पकड़ता है और उसे जोड़ता है, तो फिर उसे पता चलता है कि जियांग यहाँ पे वो किंगडम की प्रिंसेस है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यान को यार ये सब कुछ याद क्यों नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने ये मानवा आज ही देखी है, आज ही ये वीडियो देखी और मैंने ये कल ही पढ़ी है। लेकिन यान के लिए 2000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, 2000 नहीं कम से कम 3500 साल। तो ब्रो कैन फॉरगेट अबाउट। लेकिन मुझे लगता है कि ऑथर यहाँ पे हक रहा है, क्योंकि अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को पता चलता है कि यान की पहले ही शादी हो चुकी है, वो भी जियांग के साथ में। तो इन तीनों की चीख निकल जाती है और वहीं पे मैंग की आंखों में आंसू
आंसू आ जाते हैं कि उसका होने वाला पति तो निकल गया। इधर हम लोग यान को देखते हैं जो कि जियांग से कहता है कि मुझे लगा कि ये कोई फालतू का सा रिकॉर्ड है इसलिए मैंने साइन कर दिया, बाकी मेरे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब कि यान ने देखा ही नहीं था कि ये एक मैरिज सर्टिफिकेट है, इसीलिए यहाँ पे जियांग की चीख निकल जाती है। वो आगे से कहती है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, लेकिन वो यान से कहती है लेकिन तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते, तुमने वादा किया था कि तुम जिम्मेदारी उठाओगे तो फिर तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। सती में यान को बताती है कि तुमने होंग से भी वादा किया था जिसने तुम्हें यहाँ पे पिल बनाना सिखाया था कि तुम उसकी मदद करोगे जब भी उसे जरूरत होगी। यान आगे से कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, मैंने जो वादा किया था मैं उसे निभाऊंगा। फिर यान पूछता है लेकिन क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए, लेकिन जियांग इसका जवाब नहीं देती और वो यान से कहते हैं कि पहले मुझे अपनी प्रॉपर्टी यानी मेरा मतलब कि अपना गांव दिखाओ, यानी कि सेक्टर दिखाओ। वो यही कहती है इसी तरह से अटक के, जिस पे ये चारों ये सब कुछ देख रहे थे मन के अंदर सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है भाई, ये हमसे सब कुछ छीन तो नहीं लेगी ना। खैर इसके बाद यान यहाँ पे जियांग को अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरा मतलब सेक्टर दिखा रहा था। जियांग यहाँ पे यान की तारीफ करती है ये कहते हुए मुझे पता था कि तुम यहाँ पे एकदम पुरानी सोच वाले बंदे हो, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम अपने सेट को इतना ज्यादा अच्छा बनाओगे। वो हम इन चारों को देखते हैं जो कि अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़े, लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक मेंग है, उसका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है जियांग को देख के। इसके बाद यान यहाँ पे जियांग से पूछता है कि यार तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ ज्यादा जल्दी कल्टीवेट नहीं किया, तुम लोग एकदम इमॉर्टल रियलम पे चले आए। जियांग उसे कहती है जल्दी साले तेरे जाने के बाद हम लोगों ने पता नहीं कितने हजारों साल तक वहाँ पे रख के कल्टीवेट किया है, तब जाके हम लोग इमॉर्टल बन पाए। यान उसे बताता है ये फिर भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हेवन के अंदर भी यानी हेवनली रियलम के अंदर भी मुश्किल से ही कोई यहाँ पे इमॉर्टल रियलम पे पहुंच पाता है। फिर इसके बाद जियांग यहाँ पे यान को बताती है कि जब यहाँ पे जियांग और होंग इमॉर्टल रियलम पे पहुंच चुके थे और हेवनली रियलम की तक जा चुके थे, तब उन लोगों ने यहाँ पे यान को ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन जब भी ये लोग किसी से यान का नाम लेके किसी से बात करने की कोशिश करते तो वो लोग जैसे ही यहाँ पे यान का नाम सुनते तो वो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो जाते हैं। जियांग यान से पूछती है कि साला तुमने उनके साथ किया क्या, उनकी रगों में साला खून नहीं डर दौड़ता है, यहाँ तक कि उनकी पुश्ती भी डरी हुई है तुम्हारा नाम सुन के। यान आगे से कहता है कि वो पुरानी बातें उन पे मिट्टी डालो, और वो मन के अंदर सोचता है कि मैं इतना भी ट्राइबल थोड़ी ना था यार कि साला उनकी पुश्ते भी मुझसे घबराएं। इसके बाद वो इस टॉपिक को छोड़ते हुए जियांग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाकी चीजें दिखाता हूँ, इस दुनिया के अंदर और भी कई सारी चीजें हैं जो तुम देखना चाहोगी। अब इसके बाद यहाँ पे जियाओ आता है जो कि जियांग से कहता है कि आप मास्टर की वाइफ है ना, आप दोनों कैसे मिले थे। जियांग आगे से बताते हैं कि वो दिन चांदनी रात थी, सितारे गड़गड़ा रहे थे, धरती पे चांद की रोशनी आ रही थी। जिस पे ये लोग आगे से कहते हैं वाओ, सिर्फ साउलू और मेंग को छोड़ के मेंग का तो खून उबल रहा था, वो खून ही करना चाहती थी जियांग का। बस जियांग इतना ही बता पाती है क्योंकि उसके आगे हमें पता था कि वो दोनों कैसे मिले थे, और जियांग ये तो नहीं बताने वाले कि वो लोग कैसे मिले थे, क्योंकि ये बताना बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात है भाई यहाँ पे। फिर इसके बाद जियांग इन लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पे यान के डिसाइपल्स हो ना, तुम लोगों के पास फाइटिंग स्किल्स की कमी है। इसके बाद वो इन लोगों को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये रखो, ये पिल्स है जो कि मैंने रिफाइन की हैं, ये सभी पिल्स यहाँ पे तुम्हारी मदद करेंगे मिस्टीरियस इमॉर्टल रियलम तक पहुंचने में। इस पे ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि मास्टर की वाइफ अब जियो हजारों साल, आपको है हमारी सलामी। लेकिन ये दोनों जब यहाँ पे जियांग के गुण गा ही रहे थे उससे पहले यहाँ पे साउलू और मेंग आ जाते हैं जो कि इन लोगों का कत्ल कर देते हैं। अब इनकी लाशें जमीन में गड़ी हुई है, मैं देख सकता हूँ। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि यान यहाँ पे जियांग को एरोप्लेन्स दिखाता है, चलते हुए कार से दिखाता है। वहीं पे एक ड्राइवर आगे से पूछता है कि तुम निंजा एकेडमी विजिट करना चाहोगे क्या, तो यान आगे से मना कर देता है। जियांग ने सब कुछ देखा, उसे कोई कंप्लेन नहीं दी, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कंप्लेन थी कि इस दुनिया की लड़कियां यहाँ पे फुल पैंट्स क्यों नहीं पहनती हैं। यान आगे से कहता है कि हाँ मेरा भी यही सवाल है यार, ये लोग यहाँ पे शॉर्ट्स क्यों पहनती हैं। यान आगे से कहता है ये कुछ ज्यादा ही सेमलेस है। लेकिन अगले ही पल हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि एक कपड़ों की दुकान से बाहर निकलते हैं और इस कपड़ों की दुकान का नाम था मिल्क पाउडर नंबर 1। साले दूध बेचता है कि कपड़े। वहीं पे वो शॉप ओनर आगे से कहता है दोबारा जरूर आइएगा मैडम। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जिसने मॉडर्न तरीके यहाँ पे अपना लिए थे, वो भी यहाँ पे टी शर्ट और स्कर्ट के अंदर आ गई थी। इसके बाद वो यान से कहती है कि मुझे तुम्हारे शब्द पसंद आए। उसने बेइज्जती की है उन कपड़ों की, तारीफ नहीं जो तुमने पहन लिए। लेकिन यान को इन सभी चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा जियांग से पूछता है मुझे बस यहाँ पे हेवनली रियलम का रास्ता बता दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जियांग उसे कहती है कि सब्र रखो। इसके बाद वो यान से कहती है एक्चुअली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पछतावा हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि हेवनली रियलम कैसे जाया जाता है, लेकिन एक बंदे को जरूर पता होगा। यान आगे से पूछता है कि वो कौन है। इस पे जियांग आगे से अपने हाथ को आगे बढ़ाती है तो उसके हाथों में हम लोग यहाँ पे एस्ट्रोमैन को देखते हैं जो डरा समासा बैठा हुआ था बेचारा वो। ये सभी लोग भी यहाँ पे एस्ट्रोमैन को देख के हैरान हो जाते हैं और मैं पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे है, ये तो हमारा एस्ट्रोमैन है। वहीं पे हम लोग एस्ट्रोमैन को देखते हैं, इसकी फटके 4 थी, ये भाई घुटने दबा के बस रो रहा था ये कहते हुए मुझे बस घर जाना है। ये था कि यान भी उसे देख के हैरान हो गया था, ये तो हमारे इलाके का है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया। जियांग उन लोगों से कहती है कि यार तुम लोग इसे जानते हो क्या। यान उससे कहता है ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये मिला कहाँ से और तुम्हारे साथ ये क्यों है, और जानने से ज्यादा ये इस दुनिया का ही बंदा है और हमने इसके साथ यहाँ पे कई सारे डील्स की हैं। जियान आगे से कहती है कि इसीलिए जब मेरा शिकार किया जा रहा था तो फिर इसने मेरी मदद की थी यहाँ से भागने में, यहाँ तक लाने में। लेकिन यान यहाँ पे एस्ट्रोमैन को देखते हुए कहता है कि ये बेचारा एकदम डरा सहमासा है, बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। अब ये पहले की तरह एकदम प्राइडफुल और एकदम एरोगेंट नहीं है। एस्ट्रोमैन की भटी बड़ी थी, वो आगे से रो रहा था। वो रोते हुए कहता है मम्मी मुझे बचा लो, मुझे घर वापस बुला लो, मुझे नहीं जीना अब इस
दुनिया में। यान उसे देख के कहता है कि यार ये तो साला बच्चा बन गया है, इसे तो दूध पिलाना पड़ेगा अब। इसके बाद यहाँ पे यान जियांग से पूछता है कि तुमने कहा कि तुम्हारा शिकार किया जा रहा था, ऐसा कौन बेवकूफ है जो कि इमॉर्टल बिगिनर का शिकार करना चाहेगा? क्या उसे अपनी मौत से चिंता नहीं है क्या? इस पे जियांग आगे से चीखते हुए कहती है कि वही बात तो मुझे कैसे पता होगा। इमॉर्टल बिगिनर बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे इनविजिबल बन जाऊंगी, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे इमॉर्टल बिगिनर बनी और मैं यहाँ पे इमॉर्टल टेलीविजन को जैसे यहाँ पे तोड़ के बाहर निकलने वाले थे कि उससे पहले यहाँ पे दो बुढ़े आ गए और मेरी जीत से पहले ही यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ये आगे से चिल्ला रहे थे कि चिल्लाना बंद करो, ये कहो लॉन्ग लिव कैपिटलिज्म। इसके बाद वो दोनों जियांग के ऊपर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। जियांग यान से कहती है कि यही सब कुछ हुआ था, पता नहीं वो बुढ़े कौन थे। इसके बाद तुम्हें पता ही है कि एस्ट्रोमैन ने मेरी मदद की इस यूनिवर्स में लाने के लिए और यूनिवर्स से तुम्हारे डिसिपल ने मेरी मदद की यहाँ पे लाने के लिए। वह ये चारों आगे से हैरान हो जाते हैं कि लॉन्ग लिव कैपिटलिज्म कौन कहता है भाई हमला करते हुए? जय महाराष्ट्र कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, ये कौन कहता है? वह यान को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जियांग से कहता है कि जरा एस्ट्रोमैन को बाहर निकालो, मैं उसे खुद ही पूछ लूंगा। इसके बाद जियांग बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो एस्ट्रोमैन को यूं धक्के मार के बाहर निकाल देती है अपनी हथेली से। एस्ट्रोमैन मुंह भरा सीधा जमीन पे ही जाके गिरता है, लेकिन एस्ट्रोमैन जब बाहर निकला था तो वो एकदम डरा सहमासा घुटने पकड़ के बैठा हुआ था। यान आगे से कहता है कि इसके साथ क्या हुआ है भाई? जियांग आगे से कहती है कि मुझे भी नहीं पता, जब मैं इसे पहली बार मिली थी तो थोड़ी बहुत पावर देने के बाद तब से ये बिल्कुल ऐसा ही है, डरा सहमासा बैठा हुआ है। हम लोग एस्ट्रोमैन को देखते हैं जो आगे से रो रहा था और वो रोते हुए कहता है मम्मी आई एम सॉरी, मैं वहां पे फंस गया, मुझे वापस बुला लो। यान की गुद्दी गर्म हो जाती है, जिसके बाद वो एस्ट्रोमैन के ऊपर थप्पड़ मारता है तो ये गुलाटी मार के जमीन के ऊपर दोबारा गिरता है। जिसके बाद एस्ट्रोमैन जब दोबारा खड़ा होता है तो यान उसे कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई नौटंकी की तो फिर मैं एक और थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। लेकिन एस्ट्रोमैन जैसे ही यहाँ पे यान को देखता है तो वो आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, ये कहते हुए कि आखिरकार मैं वापस आ गया। तो फिर यान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ कि असल में तुम्हारे साथ हुआ क्या था? एस्ट्रोमैन आगे से कहता है उसे ये तो नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा याद है। एस्ट्रोमैन आगे से बताता है कि मैं यहाँ पे अपने आइडल को ढूंढने के लिए निकला था, मेरे आइडल मेरे फेथ दी हेनरी, लेकिन मैं उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाया। उन्हें ढूंढने की बजाय एक अजीब सी जगह में जाके फंस गया जहाँ के लोगों ने अजीब तरीके के कपड़े पहने थे जो कि यानसन के स्टाइल से ही थे, और वो सभी यहाँ पे एस्ट्रोमैन को अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। साले कच्छा पहन के घूमेगा तो अजीबोगरीब नजरों से ही देखेंगे ना। वह फिर इतने से भी जानकारी से ही यान को पता चल चुका था कि एस्ट्रोमैन जहाँ पे गया हुआ था उसे जुआनजाओ कॉन्टिनेंट कहते हैं, यानी यान का घर। हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि आइसक्रीम खा रही थी, वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये इतना ज्यादा एक्साइटेड कैसे हो गया। इसके बाद यान एस्ट्रोमैन से कहता है कि फिर आगे क्या हुआ? इस पे एस्ट्रोमैन आगे से गंगा जमुना बहाते हुए कहता है कि जिसके बाद मुझे वहाँ पे लूटा गया, मुझे वहाँ सारे बाजार लूटा गया, मेरी इज्जत लूट ली उन लोगों ने, मेरी जो भी स्किल थी वो पे पूरी तरीके से यूजलेस थी उन साले स्कैमर्स ग्रुप्स के खिलाफ में। साला उन लोगों ने मुझे एक हफ्ते के अंदर 10 बार लूटा, वो जी सारा आ रही है। वो साले कमीने इतने ज्यादा हरामी थे कि वो मेरे जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि मुझसे ज्यादा तेज थी। वो साले इतने ज्यादा हरामी थे कि उन्होंने मुझे इतना लूटा कि मेरी चड्डी तक वो लोग लेके चले गए। जिसके बाद वो और ज्यादा रोते हुए कहता है कि 1 साल के अंदर उसे यहाँ पे 8 बार चड्डी बदलनी पड़ी, और ऑफ कोर्स एस्ट्रोमैन की चड्डी यहाँ पे अलग टाइप की बनी होती है। जिसके बाद वो और ज्यादा रोते हुए कहता है कि उन लोगों ने मेरा तेल चुरा लिया, मेरी इलेक्ट्रिसिटी चुरा ली, मेरी बिजली खत्म हो गई। इसके बाद एस्ट्रोमैन पूरी तरीके से लुट गया और हमेशा के लिए वहीं पे फंस गया। बिना तेल के बिना बिजली के वो यहाँ पे कब तक जिंदा रहता? यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी बैटरी यहाँ पे कब डेड हो जाए, वो कब यहाँ पे जिंदा लाश बन के पड़ा रहे। या आगे से कहता है कि इसके साथ में तो सच में कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया, इसकी चड्डी तक नहीं छोड़ी उन लोगों ने, बड़े आरामी लोग हैं आए मेरे घर वाले। इसके बाद एस्ट्रोमैन आगे से कहता है आगे तुम्हें पता ही है कि मैं यहाँ पे इस लड़की से मुलाकात हुई, जिसके बाद मैं यहाँ पे वापस आ गया। या एस्ट्रोमैन से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी वहाँ पे जाने का रास्ता पता है? एस्ट्रोमैन आगे से कहता है हाँ मुझे याद है। यान उसे कहता है याद है नहीं कि याद होना चाहिए, अगर तुम्हारी वजह से हम लोग रास्ता बढ़ गए तो फिर मैं तुम्हें एस्ट्रोमैन से यहाँ पे स्टूपिड मैन बना दूंगा और हमेशा बौखलाते रहोगे इधर उधर जाके। एस्ट्रोमैन आगे से कहता है कि मेरी सजा क्या है भाई, मैं तो एक नॉर्मल सा रोबोट हूँ ना, मुझे भी जीना है। इसके बाद जियांग यान से पूछती है कि तुम इतनी समय सोच क्या रहे हो? यान आगे से कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लंबे टाइम तक टिक गया हूँ, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे अपना सेट भी रीबिल्ड कर दिया है, शायद से अब मुझे यहाँ पे घर वापस चले जाना चाहिए। इस पे जियांग आगे से कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, ये दुनिया पहले इतनी ज्यादा बड़ी है, सब कुछ यहीं पे ले आओ ना, यानी कि जो जुआनजाओ कॉन्टिनेंट है उसको यहाँ पे ही ले आओ, वहां ना जाओ उसको यहाँ पे ही ले आओ, नानी के घर ना जाओ नानी को ही घर पे ले आओ। यान आगे से कहता है ये तो बढ़िया प्लान है यार, मैंने आज तक इसके बारे में कभी सोचा क्यों नहीं। इसके बाद यान यहाँ से जाते हुए जियांग से कहता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ के लीडर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, तुम घर जा सकते हो और जाके आराम करो, मौज मस्ती काटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यान उड़ते हुए यहाँ से चला जाता है और एस्ट्रोमैन आगे से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन था, इतनी जल्दी एक्शन हम ले तो हम लोग तो अमीर बन जाएंगे। इसके बाद जियांग भी यहाँ से जाते हुए एस्ट्रोमैन से कहती है कि मुझे भी कुछ काम है, तुम जाके अपनी मनमर्जी से खेलो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एस्ट्रोमैन आगे से कहता है कितने हरामी लोग हैं साले, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई तैसे ही मुझे अकेला छोड़ गए, जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आएंगी मेरे पास। इसके बाद जियांग भी यहाँ से उड़ते हुए निकल जाती है और ये आगे से रोते हुए कहता है आखिरकार मैं यहाँ पे वापस आ गया, वो भी जिंदा वापस आ गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे एस्ट्रोमैन आगे से रोते रोते कह ही रहा था कि इतना सब होने के बावजूद मैं यहाँ पे अपने आइडल को ढूंढ नहीं पाया, मेरी फेथ से मुलाकात नहीं
हुई। लेकिन इसी के पीछे हम लोग हेनरी को देखते हैं जो कि आइसक्रीम खाते हुए इसके बगल से निकल जाता है। मैंने कहा था ना कि यान यहाँ पे हेनरी को छोड़ देगा शाम को ही, तो उसने छोड़ दिया था। हेनरी मौज काट रहा है अब घर के अंदर घूम घूम के। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है। हम लोग कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पे ग्रेट एंसेस्टर यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं सब कुछ दोबारा रिलोकेट करने की। मेल डिसाइपल आगे से पूछता है तुम्हें पक्का यकीन है? तो फिर मेल डिसाइपल आगे से कहती है ऑफ कोर्स, मेरे डैड यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम करते हैं। उन्होंने देखा था कि यानी यहाँ पे भागते हुए ऑफिस के अंदर आया था कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करने से, जो कि बिल्डिंग को इधर उधर कुछ करने का था। इसके बाद अगला सीन होप के वर्ल्ड का होता है जब हम लोग होप को देखते हैं और ये दोबारा यहाँ पे पूरी तरीके से चुस्के सूखा हुआ आम बन चुका था। हम लोग होप्स के डिसाइपल्स को देखते हैं और आगे से नंबर 5 कह रहा था कि ये होप कब उठेंगे भाई, हजारों साल हो चुके हैं, ये अभी तक उठ क्यों नहीं रहे। नंबर 7 आगे से कहती है ऐसा लगता है कि उन दोनों बुढ़े यानी ब्लैक एंड व्हाइट मेज के पोषण भी अब काम नहीं कर रहे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग फर्स्ट टेलर को देखते हैं जो कि भागते हुए आते हैं और इन लोगों को बताते हैं कि नहीं यहाँ पे यान की तरफ से मैसेज मिला है। ये चारों आगे से हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि महामारी फैलाने वाला अब मैसेज क्यों कर रहा है। दरअसल इन लोगों के लिए यानी सबसे बड़ा सनी है जो कि इनकी कुंडली में पलटी मार के बैठा हुआ है कि मैं नहीं जा रहा यहाँ से। लेकिन फर्स्ट टेलर आगे से बताता है कि यानी इन लोगों को ये भी दिया है, ये कहते हुए कि इसे होप को खिला देना जिससे वो दोबारा ठीक हो जाएगा। इसमें नंबर 5 आगे से कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि होप यहाँ पे दोबारा सांस लेने लगे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद फर्स्ट टेलर उस बॉक्स को खोलते हैं तो फिर उसके अंदर शायद से लॉन्गेविटी पिल ही थी और वो लॉन्गेविटी पिल यहाँ पे होप को खिला दी जाती है और होप जैसे उस पिल को खाता है तो एक झटके के अंदर ही वो यहाँ पे दोबारा जवान हो जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। और अब तक इस सीरीज के अंदर जितने भी चैप्टर आए थे मैंने वो सब कवर कर लिए हैं। 315 थे और मैंने 315 कवर कर लिए।